हे एवरीवन, सभी का स्वागत है। ये कहानी होने वाली है सुजुकी चिरो के बारे में, जो कि 29 ईयर का एक गेम प्रोग्रामर है एक कंपनी में, जहां पर उसे दिन रात काम करना पड़ता है एक गेम को बनाने के लिए। जैसे वो अपने काम को पूरा करता है, उसे लगता है कि उसे थोड़ी नींद की तो जरूरत है, इसलिए वो अपने ऑफिस के डेस्क के नीचे ही सो जाता है। और अब जैसे वो उठता है, वो ये देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जो वो गेम बना रहा था वो उसी गेम के अंदर आ जाता है। शुरुआत में उसे लगने लगता है कि ये सब एक सपना है, लेकिन जैसे जैसे वो चीजों को वहां पर एक्सपीरियंस करता है, उसे रियलाइज हो जाता है कि ये सब कुछ रियल है। काफी जल्द उसे पता चल जाता है कि वो इस वर्ल्ड में काफी ओवर पावर है। ये बात उसे तब पता चलती है जब वो लिजरमैन के काफी बड़े ग्रुप को हरा देता है, जिसकी वजह से उसका काफी लेवल अप होता है। आखिरकार ये सब उसके साथ कैसे हुआ, चलिए जानते हैं शुरू से। आज संडे का दिन है, लेकिन फिर भी सुजुकी काम पर जा रहे हैं। वो अपने फोन में टाइम देखता है और कहता है कि अभी भी काफी टाइम है ट्रेन आने में। वो प्लेटफॉर्म पर जाता है और देखते है कि उसकी ट्रेन तो कब की आ चुकी है, इसलिए वो अब जल्दी से भागकर अपनी ट्रेन को पकड़ लेता है। और अब वो ट्रेन के अंदर आकर कहता है, मैं तो भूल ही गया था कि आज संडे है। संडे के दिन ट्रेन का शेड्यूल अलग रहता है, इसलिए शायद से आज ट्रेन जल्दी आ गई। मैं ये बात हमेशा भूल जाता हूँ कि आज कौन सा डे है। और अब वो ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर लिफ्ट में उसे अपना एक कोवर्कर मिलता है, जो कि सुजुकी से कहता है कि तुम आज भी काम करने आए हो जबकि आज संडे है। तो सुजुकी उससे कहते हैं हाँ, क्योंकि एक न्यू बंदे ने काम पूरा किए बिना ही रिजाइन कर दिया, जिसकी वजह से अब उसका सारा काम सुजुकी को पूरा करना पड़ रहा है। जिस गेम पर सुजुकी को काम करना है, उस गेम के अंदर काफी ज्यादा बग है। सुजुकी को भी पता है कि वो टाइम से पहले गेम को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर पाएगा। सुजुकी अब अपने डेस्क पर आकर अपना काम शुरू करता है, तभी कंपनी का डायरेक्टर वहाँ पर आ जाता है और सुजुकी से कहता है कि हमारा गेम वर्ल्ड वॉर का क्लाइंट कह रहा है कि बिगनर्स के लिए वो गेम काफी ज्यादा हार्ड है, तो हमें उसे फिक्स करना होगा स्टार्टिंग के लेवल को इजी करके। सुजुकी इस बात पर मना कर देता है और कहता है कि ऐसा करने पर गेम की टारगेट ऑडियंस इस गेम को नहीं खेलेगी। तो वो इस चीज का एक सोल्यूशन निकालता है और कहता है कि जब प्लेयर्स अपने कैरेक्टर को क्रिएट करेंगे, तब उन्हें एक मैप और 3 बॉम्ब मिलेंगे, जिससे कि वो सभी एनिमीज को खत्म कर पाएंगे। और अगर तुम एरिया को बिना आइटम्स के क्लियर करोगे तो तुम्हें एक रेयर अचीवमेंट मिलेगी। सुजुकी अब कहता है कि अगर हम लोग गेम के अंदर ऐसे फीचर्स को ऐड करेंगे, तो जो प्रो प्लेयर्स है वो भी गेम को खेलेंगे, बल्कि वो लोग रेयर अचीवमेंट को पाने के लिए उस एरिया को बिना आइटम्स के क्लियर कर देंगे। सुजुकी अब डायरेक्टर से कहता है कि क्लाइंट से इस आइडिया को कंफर्म कराओ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। अगर उन्हें इस आइडिया से कोई भी दिक्कत है तो अभी बता दें। तो अब डायरेक्टर भी उसकी बात मान जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, मैं क्लाइंट से इस आइडिया को कंफर्म कराता हूँ। तभी लंच का समय हो जाता है। सुजुकी बाहर आकर लंच कर रहा होता है, तभी उसकी नजर एक बच्ची पर जाती है जो कि खो गई है और वो रो रही है। सुजुकी उसके पास आकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस बच्चे की मॉम वहाँ पर आ जाती है। वो सुजुकी का शुक्र करती है और अब अपने बच्ची को वहाँ से ले जाती है। सुजुकी अब वापिस से अपने ऑफिस में आकर काम करने लगता है। वो गेम के सारे बग्स को फिक्स करके अब उस गेम को ट्राई करता है, जिसके बाद हम लोग को पता लगता है कि इस गेम का नाम FFL है, यानी फ्रीडम फैंटेसी लाइफ। वो उस गेम को ट्राई करते समय अपना यूजर नेम सातो डालता है, जिसके बाद अब वो गेम को लोड करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से सुजुकी का कोवर्कर वहाँ पर आ जाता है और वो बताता है कि वो घर जा रहा है, क्योंकि वो पिछले 3 दिनों से घर नहीं गया और अगर वो आज नहीं जाएगा तो उसकी वाइफ उस पर गुस्सा हो जाएगी। ये सुनकर सुजुकी उसे कहते हैं हाँ, फिर तो तुम्हें जाना चाहिए। तभी वो बंदा सुजुकी से कहता है कि तुम भी 30 साल के हो गए हो, तुम्हें भी एक गर्लफ्रेंड बनाने देनी चाहिए अब तो। ऐसा बोलकर वो बंदा वहाँ से चला जाता है। वहीं पर अब सुजुकी हंस के मन में सोचता है कि मेरी इस बिजी लाइफ में एक गर्लफ्रेंड मिलना मुझे तो काफी नामुमकिन बात है। और अब सुजुकी अपने काम को वापस शुरू करता है। उसे काम करते करते सुबह हो जाती है। वो काफी ज्यादा थक जाता है, क्योंकि वो काम को लगातार 3 दिनों से करता आ रहा है, लेकिन अभी वो इस बात से काफी ज्यादा खुश है कि उसका काम अभी खत्म होने वाला है। तभी एक कोवर्कर उसे बताता है टेस्टिंग टीम को गेम की मेन स्टोरेज के अंदर एक बग मिला है। सुजुकी ये सुनकर हैरान होता है, क्योंकि उसने काफी सारे समय लगाकर इस बग को फिक्स कर दिया था, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यही बात अब सुजुकी उस बंदे को बताता है। तो वो बंदा कहता है कि मैं FFL की इन्वेंट्री के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं वर्ल्ड वॉर की डुप्लीकेशन आइटम में एक बग है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर तुम्हें डिटेल में जानना है तो मैसेंजर में मैं तुम्हारे पास एक फाइल भेजी है, उसे चेक कर लो। डुप्लीकेशन बग को फिक्स करना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन सुजुकी को उसे अब फिक्स करना पड़ता है। फिक्स करते करते उसे रात हो जाती है और वो अपने चारों तरफ देखता है, तो उसे पता लगता है कि जितने भी वहाँ पर लोग होते हैं वो तो वहीं पर ही सो गए हैं। तो सुजुकी जल्दी से सारे काम को निपटाता है और वो मेल करके अपने डेस्क के नीचे ही सो जाता है। वो काफी खुश है कि उसे सोने का मौका तो मिला, क्योंकि वो लगातार 30 घंटे से काम कर रहा था। और अब वो जैसे ही सोकर उठता है, वो अपने आप को एक अजीब सी जगह पर पाता है। सुजुकी कंफ्यूज रहता है और अब वो अपने फोन को यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसका फोन चल ही नहीं रहा होता है। और अब वो जैसे अपनी फोन की स्क्रीन में खुद की रिफ्लेक्शन देखता है, वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा यंग हो गया है। सुजुकी को रियलाइज होने लगता है कि ये दुनिया तो वर्ल्ड वॉर और FFL गेम का मिक्स वर्ल्ड लग रहा है। तभी उसके सामने मेन्यू ओपन हो जाता है, जिसमें काफी सारे बग होते हैं। वो अब अपने स्टेटस को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसका नाम यहाँ पर सातो है और वो लेवल 1 का ह्यूमन है। सातो नाम देखकर सुजुकी कहते हैं कि ये नाम तो मैं हमेशा गेम ट्राई करते समय यूज किया करता था। और अब मैप चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि वो ड्रैगन वैली में है और अब उसके सामने काफी पावरफुल एनिमी उसी की तरफ आ रहे हैं। वो अब अपने अटैक को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसके पास बस एक मैप और 3 मीटियोर रेन अटैक है। उसे देखकर सुजुकी को याद आता है कि गेम में इस फीचर को ऐड करने का तो उसी का आइडिया था। सामने से दुश्मनों को आता हुआ देख सातो छिप जाता है और अब मैप पर चेक
चेक करने के बाद उसे पता लगता है कि दुश्मन लिजर्ड मैन का एक ग्रुप है जिसमें 300 से ज्यादा 50 लेवल के आसपास के लिजर्ड मैन हैं। सुजुकी के लिए इन्हें हराना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि वो सिर्फ लेवल 1 का है और उसके पास कोई वेपन्स भी नहीं है। और अब तभी सुजुकी जहाँ पर खड़ा होता है तभी अचानक से सभी लिजर्ड मैन उसके नीचे याद आते हैं। उनमें से एक लिजर्ड मैन सातो के ऊपर एक एरो शूट करता है जो कि उसकी स्किन को काट देता है। उस कट का दर्द सातो को फील होने लगता है और वो सोचता है कि क्या मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। तभी सभी ही लिजर्ड मैन एक ही साथ सातो के ऊपर एरो शूट कर देते हैं। एरो इतने ज्यादा होते हैं कि उसे एक रॉक के पीछे जाकर छिपना पड़ता है। अपने आप को बचाने के लिए वो मीटियोर रेन अटैक का यूज करने की कोशिश करता है। वो बटन से बात है लेकिन कुछ भी नहीं होता है क्योंकि अटैक में बग था। सातो को अब लगने लगता है कि वो अब यहीं पर मर जाएगा, लेकिन तभी अचानक से आसमान में से काफी सारे मीटियोर्स लिजर्ड मैन के ग्रुप पे आकर गिरने लगते हैं और अब उसे खत्म करने लगते हैं। इस वजह से सातो को वैली को कॉन्करर करने का टाइटल भी मिल जाता है और लिजर्ड मैन की खत्म होने की वजह से सातो का लेवल अब काफी तेजी से होने लगता है। और अब धुआं हटने के बाद सातो देखता है कि एक लिजर्ड मैन अभी भी जिंदा है और वो उसी की तरफ आ रहा है। सातो को रियलाइज होने लगता है कि ये लिजर्ड मैन सातो के काफी पास खड़ा होगा, इसी की वजह से मीटियोर का डैमेज उस पर नहीं हुआ और वो लिजर्ड मैन बच गया। सातो थका होने के कारण बिल्कुल भी खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। उसे लगने लगता है कि लिजर्ड मैन उसे मार देगा। तभी वो लिजर्ड मैन सातो की तरफ एक तलवार फेंकता है और उसे लड़ने के लिए कहता है। वहीं सातो खड़ा होकर मन में कहता है कि ये तो बिल्कुल गेम की तरह ही है। उस लिजर्ड मैन के अटैक का पेन सातो फील कर पा रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उस लिजर्ड मैन का जो लाइफ बार है वो धीरे धीरे कम हो रहा होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सातो अब अपनी तलवार को उसके ऊपर फेंक कर उसे खत्म कर देता है। और अब अगले सीन में सातो अब रेस्ट कर रहा होता है। वहीं वो सोचता है कि आखिरकार वो इस वर्ल्ड से बाहर कैसे निकलेगा। वो लॉग आउट और सेव बटन को दबाने का ट्राई करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो अब नोटिस करता है कि वो तो ऑलरेडी हील हो चुका है और अब उसे दर्द भी नहीं हो रहा है। वो अपने स्टेटस को चेक करता है और उसे पता चलता है कि ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उसकी मैक्स वाइटलिटी मैक्स की हो गई है, साथ में उसका लेवल 310 का हो गया है। वो अब देखता है कि उसे काफी न्यू स्किल्स भी मिल गई है जिसकी उसे पुराने वाली मीटियोर रेन वाली स्किल बंद हो जाती है। तो सातो अब उसे वापस ऑन कर देता है और अब उसे यूज करने की प्रैक्टिस करने लगता है और अब वो सेफ रहने के लिए वो उस अटैक को थोड़ा दूर फेंकता है। लेकिन वो मीटियोर कुछ ज्यादा बड़े होते हैं। जैसे वो नीचे जमीन पर आकर टकराते हैं काफी बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है जिसकी वजह से जमीन टूटकर सातो के ऊपर गिरने लगती है। इस वजह से उसे अपनी जान बचाकर वहाँ से काफी तेज भागना पड़ता है। वो अब काफी दूर आने के बाद बैठ जाता है और अब वो कहता है कि ये अटैक तो कुछ ज्यादा डेंजरस है, इसलिए अब सातो मीटियोर रेन को ऑफ कर देता है। वो अब अपने स्टोरेज को चेक करता है और देखता है कि उसे तो लिजर्ड मैन की लूट भी मिल गई है। उसके पास एक पानी की बोतल भी होती है और अब उसे प्यास लगी थी तो वो उस पानी को पीने लगता है। वो पानी काफी ज्यादा फ्रेश होता है और क्योंकि वो पानी अनलिमिटेड है सातो उसे कितने बार भी पी सकता है। फिर वो देखता है कि उसके पास तो काफी सारे पैसे भी हैं, इसलिए वो अब डिसाइड करता है कि जब भी वो किसी टाउन के अंदर जाएगा तो वो इन सभी पैसों का यूज करेगा। उसे अब अपनी स्टोरेज से एक मैजिक रॉब भी मिलता है और अब वो उसे पहन लेता है। रात के समय पर वो कैंपिंग कर रहा होता है और अपनी बाकी की स्किल्स को भी चेक कर रहा होता है और अब जो भी उसे काम की स्किल्स लग रही होती है वो उन्हें अपग्रेड कर देता है और अब बाकी की भी स्किल्स को और ज्यादा सेटअप करने के बाद वो वहीं पर सो जाता है। और वो सोकर उठने के बाद डिसाइड करता है कि वो वॉरियर फोर्ट में जाएगा और वो वहाँ पर जाने लगता है। उसे वहाँ पर पहुँचने के लिए एक पूरा दिन लग जाता है और वो वॉरियर फोर्ट में पहुँच जाता है। वो अपने मैप को खोलता है और देखता है कि यहाँ से सबसे पास तो सैरी सिटी है, लेकिन वहाँ पर 100 से ज्यादा सोल्जर खड़े हैं जिनमें से हाईएस्ट सोल्जर का लेवल सिर्फ 31 है और एवरेज का लेवल 7 है। ये देखकर सातो सोचने लगता है कि आखिरकार इन सोल्जर्स का लेवल इतना ज्यादा कम क्यों है। वो अब इसी चीज को चेक करने के लिए एक छलांग लगाकर देखने जा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से एक वाइवन आकर उसे टक्कर मार देता है। इस वजह से अब वो काफी तेजी से आकर नीचे गिर जाता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसे तो बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। लेकिन तभी अब वो वाइवन उसी की तरफ वापस आने लगता है तो अब सातो एक पत्थर उठाकर उसको मार देता है। तो वो वाइवन सातो से डरकर दूसरी डायरेक्शन में चला जाता है। सातो अब अपने मैप को ओपन करता है और अब उसे रियलाइज होता है कि ये वाइवन तो उन्हीं सोल्जर्स की तरफ जा रहा है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वो सोचने लगता है कि ये उसकी गलती है तो उसे सोल्जर्स को बचाने के लिए जाना होगा और अब ऐसा बोलकर उस वाइवन का पीछा करने लगता है। लेकिन वो वाइवन काफी ज्यादा तेज होता है। सातो के पहुंचने से पहले ही वो वाइवन उन सोल्जर्स के पास पहुंच जाता है। सातो रियलाइज करता है कि वो किसी भी सोल्जर की बात को समझ नहीं पा रहा है, इसलिए वो अपनी एक लैंग्वेज की स्किल को अपग्रेड कर देता है और अब वो उन सभी सोल्जर्स की बात को समझ पा रहा है। वो समझता है कि ये सोल्जर अब इस वाइवन से लड़कर उसे खत्म करने वाले हैं। वो सभी सोल्जर्स अब उस वाइवन के ऊपर एरो से हमला करते हैं, लेकिन उस वाइवन को कुछ भी नहीं होता है। वो सोल्जर्स उसे नहीं रोक पाते हैं। वो वाइवन अब सातो की तरफ आने लगता है। तभी उस आर्मी का कमांडर जीना नाम की लड़की से कहता है कि इसे रोको। जीना भी ये सुनकर एक काफी पावरफुल विंड मैजिक का यूज करके उस वाइवन के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन अब वो वाइवन एक काउंटर अटैक करता है जिसकी वजह से जीना ही आसमान में उड़ जाती है। वो अब नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन तभी सातो जाकर उसे पकड़ लेता है और अब उसे टाइटल मिल जाता है सेवियर का। सातो जीना को अब एक ट्री की ब्रांच के ऊपर ले आता है। तभी जीना उड़ जाती है। सातो उसे नीचे देखने के लिए मना करता है, लेकिन जीना उसकी बात नहीं मानती है और वो नीचे देख लेती है और वो काफी डर जाती है और वो सातो को गले लगा लेती है। सातो अब उसे पकड़कर सेफली अब ऊपर वाले एरिया पर ले आता है। जीना अब सातो का शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए। वहीं पर अब वो दोनों अपना एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं। हम लोग को पता चलता है कि जीना सेरियो सिटी की एक मेल सोल्जर है जो कि अभी ड्यूटी पर थी। तभी जीना के दो दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और सातो के
ऊपर हमला करते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि सातो जीना को चोट पहुंचा रहा है। तभी जीना अपने दोस्तों से कहती है हमला मत करो, इसने तो मेरी जान बचाई है। वहीं पर अब उन दोनों को सातो पर अब भी शक हो रहा होता है और वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। सातो अब उन्हें अपना नाम बताते हुए कहते हैं कि वो एक ट्रैवलिंग मर्चेंट है। तो वो लड़की उसे कहती है कि तुम एक मर्चेंट कैसे हो, तुम्हारे पास तो कोई सामान भी नहीं है। सातो अब फंस जाता है। वो अपनी ट्रिकरी स्किल का यूज करता है और अब उन दोनों से वो झूठ कहता है। वो उनसे कहते हैं कि मीटियोर गिरने की वजह से जो मेरा सामान था वो खो गया, मेरे घोड़े सामान के साथ डर कर भाग गए। सातो अब उन्हें यही बताता है कि वो यहाँ पर सिर्फ अपने ग्रैंडपा से मिलने आया था और आते समय उसके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी गुम हो गए। वो लोग भी अब सातो की बात में आ जाते हैं और अब उसे कहते हैं ठीक है, शहरी सिटी में जाने के बाद तुम अपने डॉक्यूमेंट वापस बनवा लेना। जिसके बाद वो सातो को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। वहीं सातो देखता है कि सभी सोल्जर ने उस वाइवन को हरा दिया है और वो उसकी स्किन को काट रहे हैं। जीना बताती है कि सोल्जर ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वाइवन की स्किन से जो आर्मर बनते हैं वो काफी टफ होते हैं और काफी अच्छे पैसे कमाने के लिए भी उन्हें बेचा जाता है। जिसके बाद अब सातो शहरी सिटी की पॉपुलेशन को चेक करता है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर रहने वाले 80% लोग नॉर्मल सिटीजन हैं, वहीं पर 20% लोग स्लेव हैं। जिसके बाद अब लोग सिटी में पहुंच जाते हैं। जीना को थोड़ा काम होता है, इसलिए वो सातो से कहती है कि मैं भी के लिए जा रही हूँ, मैं तुमसे मिलने के लिए बाद में जरूर आऊंगी। ऐसा बोलकर जीना वहाँ से चली जाती है। वहाँ पर योना सातो को अब उसके डॉक्यूमेंट्स को वापस से रीइश्यू करवाने के लिए ले आती है। रीइश्यू करने वाला बंदा सातो को अपने दोनों हाथों को यामाटो स्टोन के ऊपर रखने के लिए कहता है। सातो भी ऐसा ही करता है और वो चीज ग्लो करने लगती है। जिसके बाद वो बंदा सातो से उसका नाम पूछता है। सातो मन में सोचता है कि मेरा नाम असली तो सुजुकी है, लेकिन शायद से ये नाम यहाँ काम नहीं करेगा। सातो अब कहते हैं कि मेरा नाम सातो है। तभी अचानक से यामाटो स्टोन में से सातो का स्टेटस इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाती है, लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है वो इन्फॉर्मेशन सातो के लेवल अप करने से पहले वाली की इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें से सातो का लेवल 1 ही है। वो बंदा सातो को उसका डॉक्यूमेंट बनाकर देता है और कहता है कि तुम्हें इसके लिए एक सिल्वर कॉइन पे करना होगा। तो अब सातो भी उसे पे कर देता है। जिसके बाद वो बंदा सातो को सिटी एंट्री वीजा भी दे देता है, जो कि सिर्फ 10 दिन के लिए ही वैलिड रहेगा और अगर सातो को इससे ज्यादा समय के लिए यहाँ रहना है तो उसे टाउन हॉल में जाकर इस चीज की रिक्वेस्ट करनी होगी। सातो को अब ये पता चलता है कि अगर किसी का वीजा एक्सपायर्ड हो जाता है तो उस बंदे को स्लेव बना लिया जाता है। वो लोग अब बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर याना सातो को एक इनके बारे में बताती है जहाँ सातो आज रुक सकता है। ये सुनकर अब सातो याना का शुक्र करता है और वो वहाँ से चला जाता है। सातो अब उस इन की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी एक लड़की सातो को आकर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरे इन में आकर रहो, हमारे यहाँ का खाना काफी अच्छा होता है और हमारे रूम्स भी काफी अच्छे होते हैं। वो अब जबरदस्ती सातो को अपने इन में ले आती है। सातो अब उसके स्टेटस को चेक करता है और उसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम मार्था है और इसकी एज 13 है। वो लोग अब इनमें आ जाते हैं, जहाँ पर मार्था अपनी मॉम से कहती है कि मैं कस्टमर ले आई हूँ। ये सुनकर मार्था की मॉम काफी खुश होती है। वहीं सातो आकर उससे कहते हैं कि मैं यहाँ पर 10 दिन के लिए रुकूंगा। तो मार्था की मॉम कहती है ठीक है, इसके लिए तुम्हें 2 सिल्वर कॉइन देने होंगे। जिस पर सातो मान जाता है और वो उसे पेमेंट कर देता है। जिसके बाद सातो अपने लिए खाना ऑर्डर करता है, जिसके लिए उसे 1 कॉपर देना पड़ता है और उसका खाना आ जाता है। मार्था की मॉम मार्था से कहती है कि क्या तुमने उन मर्चेंट के रूम को साफ कर दिया है, वो डरपोक आज सुबह ही चले गए। जिस पर मार्था कहती है नहीं, मैं भी करके आती हूँ। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। जिसके बाद अब सातो मार्था की मॉम से कहता है कि कौन डरपोक मर्चेंट थे। तो वो कहते पता नहीं, लेकिन जैसे ड्रैगन वैली में मीटियोर गिरे उन लोगों को लगा कि डीमन किंग आ गया है, तो वो लोग डर के भाग गए। ये सुनकर सातो पूछते हैं कि क्या यहाँ पर कोई डीमन किंग भी है। तो मार्था की मॉम कहती है अभी तो नहीं, लेकिन वो डीमन किंग अब से 60 से 70 ईयर्स पहले था, लेकिन उस समय हीरो ने उसे खत्म कर दिया था और मुझे नहीं पता कि वो रिवाइव हुआ है या फिर नहीं। ये सुनकर सातो मन में कहता है कि मैं दुआ करता हूँ कि वो डीमन किंग वापस ना आए, नहीं तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। अच्छा है कि उस हीरो ने उस डीमन किंग को हरा दिया, लेकिन अगर ये गेम की तरह काम करता है तो डीमन किंग एक दिन जरूर रिवाइव होगा अगर मेन कैरेक्टर प्रोग्रेस करता रहेगा। तो मार्था की मॉम कहने लगती है कि अगर वैसे डीमन किंग आएगा भी तो सबसे पहले वो लैब्रिंथ सिटी एरिया के ऊपर हमला करेगा। वो जगह तो इस कंट्री से बिल्कुल अपोजिट जगह है। वो बताती है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है और वो है ड्रैगन्स, लेकिन ड्रैगन्स रेयरली बाहर आते हैं। वो बताती है कि काफी सालों पहले एक ब्लैक ड्रैगन आया था जिसने सभी गोड्स और शिप को मार दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर खाने की काफी कमी हो गई थी। तभी अचानक से एक कस्टमर मार्था की मॉम को बुलाता है और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं पर अब सातो अपने खाने को उठाकर खाने लगता है। तभी वहाँ पर मार्था आ जाती है। सातो अब उसे पूछता है कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर जनरल सप्लाईज मिल सकती हैं। तो मार्था कहती हाँ, मुझे कुछ जगह पता है, चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं मार्था और सातो आ जाते हैं मार्केट के अंदर। लेकिन तभी हम लोग एक डेमी गर्ल को देखते हैं जो कि लकड़ियां ले जा रही होती है, लेकिन वो एक बंदे से टकरा जाती है और खुद ही गिर जाती है। वहीं पर वो बंदा उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होकर उस डेमी गर्ल को डांटने लगता है। ये देखकर सातो जल्दी से वहाँ पर आ जाता है और अब उस बंदे को रोक देता है इन डेमी गर्ल को डांटने से। वो बंदा भी अब वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब सातो उन डेमी गर्ल्स की सारी लकड़ियों को वापस इकट्ठा करके उन्हें दे देता है। इस बात से वो डेमी गर्ल काफी ज्यादा खुश होती है और वो सातो का शुक्रिया करती है। वहीं सातो उन लोगों से कहते हैं कोई बात नहीं, ये जगह थोड़ी डेंजरस है, इसलिए यहाँ पर सेफ रहना। तो वो डेमी गर्ल्स भी मान जाती है। जिसके बाद अब वो अपने तीसरे साथी के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं पर मार्था काफी कंफ्यूज होती है और सातो से कहती है कि तुम डेमी ह्यूमन से इतना ज्यादा नाइसली बिहेव क्यों कर रहे थे। तो सातो कहते हैं क्यों, क्या हुआ, क्या डेमी ह्यूमंस को यहाँ पर हेट किया जाता है। तो मार्था कहती है हाँ, क्योंकि काफी समय पहले हंटर्स और फार्मर यहाँ पर अपनी क्रॉस बेचने के लिए आए थे, लेकिन वो लोग डेमी ह्यूमंस के द्वारा मारे गए। जिसके बाद अब वो लोग मार्केट
को और भी ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। वहीं पर अब सातो अपनी बार्गेनिंग स्किल का यूज करके काफी सारे सामानों को सस्ते दाम पर खरीदता है। क्योंकि मार्था सातो को टाउन दिखा रही है, सातो उसका शुक्र करने के लिए उसे एक हेयर पिन दिलाता है। जिसके बाद अब वो लोग एक और शॉप पर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक मास्क दिखता है। वहीं मार्था बताती है कि हम लोग इस मास्क को हार्वे फेस्टिवल में पहनते हैं। वहीं शॉप ओनर बताती है कि ये ड्रैगन मास्क तुम्हें अच्छी हेल्थ देता है और तुम्हें एक अच्छा सेफ हाउस देता है। वो इसी के साथ सातो को एक विग भी खरीदने के लिए कहती है। वहीं सातो उसकी बात में आ जाता है और अब वो एक विग और मास्क खरीद लेता है। वो लोग वहाँ से जा रहे होते हैं, लेकिन तभी सातो को एक कार्ट पे बैठी काफी सारी स्लेव लड़कियां जाती हुई दिखाई देती है। वहीं पर एक लड़की जिसका नाम मेरिसा होता है, उसका आई कॉन्टेक्ट सातो के साथ होता है, लेकिन अब वो वहाँ से चली जाती है तो सातो भी अब उसके बारे में भूल जाता है और वो इस बात को इग्नोर करता है। वह वापस से इनमें आ जाता है जहाँ पर एक छोटी लड़की वहाँ पर आती है जिसका नाम यूनी होता है। वहीं मार्था यूनी को बताती है कि आज से सातो हमारे साथ यहीं रुकने वाला है 10 दिन के लिए। जिसके बाद अब सातो पेट भर कर खाना खाता है और अब अपने रूम में आकर रेस्ट करने लगता है। वो कहता है कि ये लाइफ काफी अच्छी है, ये इन और यहाँ का खाना भी काफी ज्यादा अच्छा है। वो अब उन सभी चीजों को याद करते हैं जो भी इस वर्ल्ड में आने के बाद उसने एक्सपीरियंस किए हैं। सातो का रियलाइज होने लगता है कि ये एक ड्रीम नहीं है। वो कहते हैं कि अगर ये गेम है तो मैं लॉग आउट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, अगर क्या मैं इस गेम को हरा दूंगा तो क्या मैं वापस जा पाऊंगा। तभी सातो कहते हैं एक सेकेंड, एमएमओ गेम के अंदर तो गेम खत्म करने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। वो अब थोड़ा परेशान हो जाता है और कहते हैं कि ये गेम वर्ल्ड वॉर और FFL जैसा नहीं है, मेरे पास काफी कम इन्फॉर्मेशन है, मुझे और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होगी। ऐसा बोलकर सातो बाहर आ जाता है। वो अब सिटी को ऊपर से देख रहा होता है और कहते हैं कि इस गेम से निकलना तो मेरा सेकंड ऑप्शन है, लेकिन जब तक मैं वो नहीं कर पाता हूँ, अभी के लिए मेरा प्लान है कि मैं इस वर्ल्ड के अंदर इंजॉय करूंगा और जितना हो सके एक गेम क्रिएटर के तौर पर इस चीज को एक्सपीरियंस करूंगा। जिसके बाद अब सातो वापस अपने रूम के अंदर आकर सो जाता है और अब सुबह हो जाती है जहाँ पर मार्था अब उसे उठाने आती है और उसे कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे नीचे वेट कर रही है, तुम्हें जाना होगा नीचे। ये सुनकर सातो कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि आखिरकार उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। तब सातो नीचे जाता है और उसे पता लगता है कि वो तो जीना होती है। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो हम लोग को पता चलता है कि जीना की आज छुट्टी है और वो सातो को टाउन घुमाना चाहती है। सातो भी इस बात पर एग्री करता है और वो जीना के साथ मार्केट में आ जाता है जहाँ पर वो लोग खाना खाते हैं। तो उसकी पेमेंट अब सातो करता है। ये देखकर जीना गुस्सा हो जाती है और सातो से कहती है कि मुझे पे करना था, तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं रीपे करना चाहती थी। तो सातो कहते हैं कोई बात नहीं, तुम मुझे इस सिटी में लेकर आई, इतना ही मेरे लिए काफी है। जिसके बाद अब वो लोग दूसरा खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी एक बच्चा आकर जीना से टकरा जाता है और वो खाना जीना के कपड़ों पर लग जाता है। ये देखकर जीना घबराने लगती है क्योंकि उसने ये कपड़े उसकी मोम से लिए थे और अब उसे समझ नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए। तभी वहाँ पर एक मैजिशियन आता है और वो कहता है कि मैं इस दाग को हटा दूंगा। तो सातो और जीना उसकी बात मान जाते हैं और अब वो लोग एक गली में आ जाते हैं जहाँ पर वो मैजिशियन अपने मैजिक का यूज करके जीना के कपड़ों को पहले जैसा बनाया था। वहीं पर हम लोग सातो को देखते हैं जिससे एक और न्यू स्किल मिल जाती है और वो होती है एवरीडे मैजिक। जिसके बाद अब वो लोग वापस जा रहे होते हैं। वहीं सातो जीना से कहते हैं कि तुम अपनी मैजिक स्पेल को चैंट कैसे करती हो। जीना अब अपनी चैंटिंग करती है और कहती है कि इस तरीके से हमें यूज करते हैं। वहीं पर सातो को कुछ भी सुनाई नहीं देता है क्योंकि अभी तक उसने उस स्किल को एक्वायर नहीं किया है। सातो के लिए इसे लर्न करना भी डिफिकल्ट है। सातो अब उसे पूछता है कि तुम्हें इसे सीखने में कितना समय लगा था, जिस पर जीना बताती है कि उसने अब से 3 साल पहले ही स्टडी को सीरियस लेना शुरू कर दिया था। जीना को मैजिक यूज करने में मजा आता है और वह किसी दिन फ्लाई करना चाहती है। सातो ये सुनकर कहता है कि मैजिक से उड़ना कितना मजेदार होगा, अगर हम लोग ऐसा कर पाए तो हम लोग आसमान में ही डेट करेंगे। ये आइडिया जीना को भी काफी पसंद आता है। वो उसे कहती है हाँ हम लोग जरूर ट्राई करेंगे। जिसके बाद वो लोग वापस से मार्केट में आते हैं जहाँ पर सातो कुछ ऑइंटमेंट को खरीदता है। जिसके बाद जीना सातो को एक फोर्ट के ऊपर ले आती है। वहीं पर सातो को भी वो एरिया काफी अच्छा लगता है। वो देखता है कि वहाँ पर एक विंडमिल होता है। वो जीना से भी इसके बारे में पूछता है। जीना उसे बताती है कि इन विंडमिल का यूज तब किया जाता है जब वाइवन्स हमला करते हैं, इन्हें बैटरी के तौर पर यूज किया जाता है। जीना सातो को अब उसे विंडमिल के पास ले जाने लगती है, लेकिन बीच में वो लोग एक टेंपल में रुकते हैं। वो सातो को डीमन किंग और पहले हीरो की लड़ाई की पिक्चर दिखाती है। जीना बताती है कि हीरो के पास एक और स्वॉर्ड थी और वो हमेशा ब्लू ग्लो करती थी जब भी हीरो उसे पकड़ते थे, लेकिन अगर कोई पर्सन हीरो नहीं है और वो उस स्वॉर्ड को पकड़ेगा तो वो स्वॉर्ड ग्लो नहीं करेगी। जीना बताती है लेकिन वो स्वॉर्ड तब ग्लो कर सकती है अगर वो स्वॉर्ड तुम्हें एक्सेप्ट करती है। तो जीना श्योर है कि हीरो के अलावा भी कोई और उस स्वॉर्ड को यूज कर सकता है। तभी वहाँ पर एक प्रिस्टेस आती है जिसका नाम मोरना होता है। वो बताती है कि सिर्फ स्वॉर्ड को पकड़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि जिन लोग की बातें घोड़े सुनती है वही लोग डीमन किंग से लड़ सकते हैं। जिसके बाद अब जीना सातो को ओरना का इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि ये प्रिस्टेस है जो कि गॉडेस पैलियन को वर्शिप करती है। ओरिजिनली ये काउंट की बेटी है और मेरी मदर इसकी वेट नर्स की तरह काम करती थी। तभी अचानक से एक बंदा ओरना को वहाँ पर बुला लेता है एक इमरजेंसी के लिए। तो अब ओरना को वहाँ से जाना पड़ता है और उनके आगे बढ़ने के लिए जीना एक घोड़ा गाड़ी ले रही होती है। वहीं पर अब सातो को याद आता है कि अगर देखा जाए तो मुझे भी काफी सारे टाइटल्स मिले थे। वो अपने टाइटल को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसे गॉड किलर नाम का टाइटल मिला हुआ है। उसे काफी सारे
टाइटल्स मिले होते हैं, उसे रियलाइज होता है कि उसका जो मीटियो शावर वाला अटैक था वो गॉड को ही मार सकते हैं। सातो सोचने लगता है कि मैं इस वर्ल्ड में तो कुछ ज्यादा कुछ ही कर सकता हूँ, बेहतर ये रहेगा कि मैं अपने ऊपर ज्यादा अटेंशन लोगों का ना लाऊं। जिसके बाद अब वो लोग कार्ट में बैठ के आगे जा रहे होते हैं और एक एंटी ड्रैगन टावर के पास पहुंच जाती हैं। जीना बताती है कि इस टावर के अंदर एक काफी बड़ी मैजिकल कैनन है, अगर कोई भी ड्रैगन या फिर बीस्ट इसके पास आता है तो ये उसे शूट कर सकती है। इस तरीके से टाउन सेफ रहता है। लेकिन जो वहाँ वाला टावर है, अब से 2 साल पहले एक लेसर ड्रैगन ने उसके ऊपर हमला कर दिया था और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो लेसर ड्रैगन था, इससे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, लेकिन अब से 40 सालों पहले एक ब्लैक ग्रेटर ड्रैगन ने हमला किया था। जो बाहर की वॉल थी वो भी टूट गई थी। ये सुनकर सातो से पूछता है कि क्या इंसानों को बचाने हीरो आया है उस समय। तो जीना बताती है नहीं, कहा जाता है कि हीरोज को सिर्फ ग्रेट मैजिकल सेरेमनी के जरिए ही समन किया जाता है, जो कि सागा एम्पायर में होता है और ये 66 सालों से नहीं हुआ। लास्ट टाइम जब ही हुआ था जब डीमन किंग ने हमला किया था। ये समझ के सातो से पूछता है कि क्या डीमन लॉर्ड मॉन्स्टर को कंट्रोल करके उनसे अटैक करवा सकता है। तो जीना बताती है कि ये तो डीमन किंग पे डिपेंड करता है। हाँ, कुछ डीमन किंग है जो कि कंट्रोल कर सकते हैं। जीना बताती है कि डीमन से लड़ना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि उन्हें सिर्फ मैजिकल वेपन से ही डैमेज मिलता है। वो लोग अब आगे चले रहे होते हैं, तभी अचानक से उन्हें एक भीड़ दिखाई देती है जहाँ पर हम लोग हेड प्रीस्टेस ज़ाइकुन को देखते हैं, जो कि लोगों से कह रहा होता है कि उस दिन जो मीटियोर गिरे थे ये इन्हीं डेमी ह्यूमंस की वजह से गिरे हैं और ये डीमन किंग के साथ मिले हुए हैं। ये पत्थर खरीद के इन लोगों को पनिशमेंट दो। लोग अब ज़ाइकुन की बात में आ भी जाते हैं और वो लोग पत्थर खरीद के उन डेमी ह्यूमंस के मारने लगते हैं। ये देखकर जीना अब बीच में आ जाती है और वो लोगों से कहती है कि ऐसा मत करो। ज़ाइकुन भी अब जीना के ऊपर गुस्सा आ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें डेमी ह्यूमंस के साथ मिल गई हो। वहीं पर अब ये सब सातो भी देख रहा होता है। वो सोचता है कि अब मुझे जीना की मदद करनी होगी। वो अपनी पावर का यूज करता है और उसे पता लगता है कुछ लोगों के बारे में जो कि इस क्राउड को प्रोवोक कर रहे थे। वहीं पर हम लोग जीना को देखते हैं जो कि अपने मैजिक का यूज करके उन डेमियंस को बचा रही होती है। तो दूसरी तरफ सातो आकर धीरे धीरे करके सभी प्रोवोकर को चुपचाप खत्म कर देता है। तभी गैलरियन टेम्पल से एक और पीस बाहर आ जाता है और वो लोगों से कहते हैं कि तुम लोग ऐसा डेमी ह्यूमंस के साथ नहीं कर सकते हो। वहीं पर जीना ज़ाइकुन को कहती है कि अगर तुम ऐसे ही करोगे तो तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा इस रेबेलियन को मचाने के लिए। जिसके बाद हम लोग को इन डेमी ह्यूमंस के असली ओनर के बारे में पता चलता है जो कि होता है अर्थ। सातो अब उसके पास आकर अपने फाइटिंग स्किल का यूज करके उसे लात मार के बेहोश करके सभी लोग के सामने ले आता है और बताता है कि ये सब इसी ने कराया है। ये आदमी अपने स्लेव्स को ज़ाइकुन को बेचता है और झूठ बोलता है कि जो नॉर्मल स्टोन है वो होली सोर्ड है और तुम लोगों से वो खरीदवा कर तुम्हारे पैसे लूटता है। साथ वो अपने स्किल्स का यूज करके लोगों को मनवा देता है कि जो अर्थ है वही असली डीमन का वर्शिपर है। तभी हम लोग देखते हैं अर्थ के अंदर से अचानक से डीमन निकलने लगता है जो कि लोगों को मारने लगता है। ये देखकर सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जीना वहीं पर सातो को अब उन डेमी ह्यूमंस को बचाने के लिए कहती है और कहती है कि वो यहाँ पर मदद लेकर आएगी। ये सुनकर अब सातो डेमी ह्यूमंस के पास आता है और अब उन लोग की मदद करके कहता है कि तुम लोग अब यहाँ से जा सकते हो। पर अब वो लोग वहाँ से नहीं जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मास्टर ने हमें ऑर्डर दिया था कि हम लोग को यहीं पर रहना है, इसलिए हम लोग यहीं पर रहेंगे। वो कहते हैं कि अगर हम लोग ऑर्डर्स को पूरा नहीं करेंगे तो जो हमारे कॉलर्स है वो टाइट होती रहेंगे। जिसके बाद अब सातो उनके स्टेटस को चेक करता है और उसे पता लगता है कि क्योंकि अर्थ मर चुका है इनके पास कोई भी मास्टर नहीं है। तभी हम लोग देखते हैं जीना को जो कि शोल्डर्स को लेकर मदद करने आ रही होती है, लेकिन तभी अचानक से जो वो डीमन होता है वो अपनी एक स्पेशल मैजिक सर्कल बना देता है। सातो अब जीना और बाकी सभी लोग को रोकने की कोशिश करती है लेकिन काफी देर हो जाती है। सभी लोग अब आकर उस डीमन के मैजिक सर्कल के अंदर गिर जाते हैं। जिसके बाद अब सातो और वो डेमी ह्यूमन से एक अजीब सी जगह पर आ जाते हैं। उन्हें डीमन की आवाज आने लगती है जो कि उनसे कहता है कि ये मेरे मास्टर की लेयर है, यहाँ पर तुम लोग को एक दूसरे को मारना होगा, मैं तुम सबको डीमंस बना दूंगा। ये सुनकर सातो मन में सोचता है कि क्या मुसीबत है, अब मुझे डंजन को क्लियर करना होगा। तभी सातो डेमी ह्यूमंस के पास आता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है और उनसे उनका नाम पूछता है। उनके पास कोई अच्छा सा नाम नहीं था तो सातो उन्हें उनका नया नाम देता है जो कि होता है लीजा, पोची और टामा। सातो अब उन लोग को साफ कपड़े और ऑर्नामेंट दे देता है जिससे कि वो लोग अपने आप को हील कर सके। वो लोग सातो को अपना मास्टर मानने लगे हैं तो अब वो लोग उसके ऑर्डर को पूरा करते हैं इन कपड़ों को पहनकर और वो लोग सातो का शुक्रिया भी करते हैं इस चीज के लिए। जिसके बाद उन लोगों को खाना भी देता है और उन लोगों को वो खाना काफी पसंद आता है। जिसके साथ वो अपने मैप को यूज करता है और उसे पता लगता है जीना और बाकी लोगों की लोकेशन के बारे में। उसे ये भी पता चलता है कि जो वो डीमन था वो तो यहाँ पर कहीं है ही नहीं। सातो वहाँ से जा रहा होता है लेकिन तभी वो डेमी ह्यूमन उसे रोकते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर अकेला मत छोड़ो। तो सातो भी उनकी बात मान जाता है और अब उन लोगों से कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम लोग को अपने साथ लेकर जाऊंगा। सातो उनके स्टेटस को चेक करता है, उसे पता चलता है कि सिर्फ लीसा ही कॉम्बैट स्किल का यूज कर सकती है, इसलिए वो उसे एक तलवार दे देता है और वो उन सभी से कहते हैं कि जब तक मैं तुम लोग को ऑर्डर ना दूं तुम लोग बिल्कुल भी नहीं लड़ोगे। वो लोग भी सातो की बात मान जाते हैं और वो लोग आगे बढ़ते हैं। वो अब टामा और पोची से कहते हैं कि तुम लोग अपने देखने और सुनने की शक्ति का यूज करना, अगर तुम लोग को कोई भी अजीब चीज सुनाई देती है तो मुझे जरूर बताना। वहीं सातो लीसा से कहता है कि तुम रियर को संभालना। वो लोग भी सातो की बात मान जाते हैं और वो लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद टामा सातो को बताता है कि उससे ब्लड की स्मेल आ रही है। ये सुनकर सातो अब उन लोगों को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और वो खुद आगे जाके चेक करता है। वो एक रूम में आ जाता है और उसे वहाँ पर एक मॉन्स्टर मिलता है जो कि एक पर्सन को खा रहा होता है। ये सुनकर सातो सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी लीसा सातो को बताती है कि हमारे पास यही मौका है कि अभी जो वो मॉन्स्टर उस पर्सन को खा रहा है इसी मौके का फायदा उठाकर हम लोग पीछे से निकल जाएंगे उसके, या तो हम लोग उसके पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर देंगे। ये सुनकर अब सातो को एक आइडिया आता है। वो अब उस मॉन्स्टर के पास जाकर मैजिकल गन से उसके ऊपर हमला करता है। वो उसे काफी आराम से पूरी तरीके से खत्म कर देता है
और सातो को एक और टाइटल मिलता है जो कि होता है बग किलर। ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो सातो से कहते हैं कि तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हारे पास ये वेपन क्या है। सातो अब उन्हें बताता है कि ये मैजिकल वेपन है, इसके बारे में तुम किसी को ही मत बताना। तब वो लोग भी मान जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है, हम लोग किसी को भी नहीं बताएंगे। जिसके बाद सातो उस मोस्टर के स्किन को निकालकर कुछ वेपन्स बनाने लगता है। वहीं हम लोग लीजा को देखते हैं जो कि उस मोस्टर के कोर को निकालकर सातो को लाकर दे देती है और बताती है कि हर मोस्टर के पास एक कोर होता है, इस कोर को तुम मर्चेंट के साथ ट्रेड करके और भी ज्यादा चीज ले सकते हो। तो सातो कहते हैं ठीक है। जिसके बाद उस कोर को एक बैग में डलवा लेता है और अब वो लीजा को एक स्फीयर दे देता है। जिसके बाद अब लीजा अपने वेपन को टोमा को दे देती है। जिसके बाद अब सातो उनकी चेन को तोड़ देता है। वो अब लीजा से कहते हैं कि जब हम लोग अगले मोस्टर के कोर को इकट्ठा करेंगे वो हम पोची और टोमा को करने देंगे। तो वो लीजा से कहते हैं कि क्या तुम इन दोनों को कोर इकट्ठा करना सिखा सकती हो। जिस पर लीजा मान जाती है और वो लोग डंजन के और अंदर जाते हैं। सातो का अब रियलाइज होता है कि अगर वो इनके साथ भी रहेगा तो भी इनका लेवल अप नहीं होगा, इन्हें लड़कर एक्सपीरियंस गेन करना होगा लेवल अप होने के लिए। तभी सातो टामा से कहता है काफी सारे पत्थर को इकट्ठा करने के लिए। वो भी मान जाती है और वो पत्थर कलेक्ट करते समय सातो को बताती है कि सामने एक मोस्टर है। तो सातो भी चेक करता है और उसे पता चलता है कि सामने की तरफ एक लैब्रिंथ कैटरपिलर है जो कि दीवार के ऊपर टंगा हुआ है और वो लेवल 10 का है। उसे देखकर सातो जल्दी से अपने मैजिकल गन से उसके ऊपर शूट करके उसे नीचे गिरा देता है और अब सातो टामा को उसके ऊपर पत्थर फेंकने के लिए कहता है। तो अब टामा ही मान जाती है और अब उस मोस्टर के ऊपर पत्थर फेंक देती है। और अब सातो लीजा से कहते हैं जैसे तुम्हें मौका मिले तुम इस मोस्टर के ऊपर हमला कर देना। और अब मौका मिलते ही लीजा उस मोस्टर के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है। ये देखकर सातो सभी लोग की तारीफ करता है और वो लीजा और टामा से उस मोस्टर के कोर को कलेक्ट करने के लिए कहता है। तो वो लोग भी जाकर उस कोर को इकट्ठा करने लगते हैं। वहीं पर सातो नोटिस करता है कि उन लोग का लेवल अब थोड़ा सा बढ़ गया है और अब आगे चलने के बाद उन्हें एक रूम मिलता है जहाँ पर उन लोग को वापस से वही कैटरपिलर वाला मोस्टर मिलता है। इस बार सातो पोची से उस मोस्टर के ऊपर पत्थर फेंकने के लिए कहता है और अब वो भी ऐसा करती है, जिसकी वजह से मोस्टर काफी गुस्सा हो जाता है और अब उसके ऊपर हमला करने आता है। ये देखकर पोची काफी डर जाती है और वो वहाँ से भाग जाती है। ये देखकर सातो जल्दी से अपनी मैजिकल गन को बाहर निकालकर उस मोस्टर के ऊपर शूट करके उसे खत्म कर देता है। वहीं पर पोची अभी भी काफी ज्यादा डरी हुई थी, इसलिए वो अब काफी दूर भागने लगती है। ये देखकर सातो अब उसका पीछा करता है। पोची दौड़ते दौड़ते काफी दूर आ जाती है। सातो भी अब जल्दी से उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है और उसे कहते हैं तुम्हें अब घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने उस मोस्टर को मार दिया है। तो पोची काफी दुखी हो जाती है और अब सातो से माफी मांगती है और कहती है कि मैंने आपको परेशानी में डाल दिया। तो सातो से कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे साथ फिर से कभी फ्यूचर में ऐसा होता है तो सिर्फ भाग जाना, पैनिक मत करना। अगर तुम पैनिक करोगे तो तुम मर भी सकती हो। तो पोची भी सातो की बात को काफी अच्छे से समझ जाती है। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें काफी मोस्टर्स मिलते हैं। वो सभी एक साथ मिलकर उनके ऊपर हमला करके उन्हें हराते रहते हैं, जिसकी वजह से उन लोग का लेवल अप भी होता रहता है। तभी सातो नोटिस करता है कि सभी लोग काफी थक चुके हैं, इसलिए वो उन्हें थोड़ा ब्रेक लेने के लिए कहता है और फिर वो उन्हें मीट देता है खाने के लिए। वो लोग मीट खाने के बाद अब वहीं पर सो जाते हैं और अब उठने के बाद वो लोग वापस आगे बढ़ते हैं जहाँ पर सातो वहाँ पर ट्रैप बिछा देता है और अब वो मोस्टर्स को उसमें फंसा देता है। इसी तरीके से मोस्टर्स को हराने के बाद अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक घर मिलता है जहाँ पर उन्हें मैजिकल चीजें मिलती है। वो लोग जरूरी मैजिकल आइटम्स को वहाँ से ले जाते हैं और अब वो लोग वापस से आगे बढ़ते हैं। इस बार पोची, टामा और लीसा सातो की बिना मदद लिए ही मोस्टर्स को हराने लगते हैं। वो लोग एक फ्रॉग मोस्टर को हराते हैं तो लीसा आकर अब सातो से कहती है कि क्या मैं इस फ्रॉग मीट को कुक कर सकती हूँ। तो सातो ही मान जाता है और वो उसे कहते हैं ठीक है तुम कुक कर सकती हो। जिसके बाद अब लीसा खाना बनाने लगती है। सातो और बाकी सभी अब उस खाने को टेस्ट करते हैं और वो काफी ज्यादा टेस्टी होता है। जिसके बाद वो लोग सातो की अनलिमिटेड वाटर बोतल से नहा लेते हैं और फिर उसके बाद सो जाते हैं। सातो वहीं अब सोचने लगता है कि अगर हम लोग इसी तरीके से प्रोग्रेस करते रहेंगे तो हम लोग काफी जल्द इस लैब्रिंथ से बाहर निकल जाएंगे। वो सोचने लगता है कि जब हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो इन तीनों का क्या होगा। वो लोग इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। जिसके बाद अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और अब उन्हें सामने एक स्लाइम मॉन्स्टर दिखता है। सातो उस घर से एक मैजिक स्क्रोल ले आया था तो उसी का यूज करके वो स्लाइम के ऊपर फायर शॉट यूज करता है, लेकिन उस स्लाइम को कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो जो स्लाइम थी वो लेवल 10 की थी। तभी लीजा सातो को बताती है कि इसको इस तरीके से नहीं हराया जा सकता है, सबसे पहले हमें इस स्लाइम के कोर के ऊपर हमला करना होगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो स्लाइम के कोर के ऊपर हमला करती है और वो उसे काफी आराम से हरा देती है। तभी सातो अचानक से स्कैनिंग का यूज करते हैं और अब उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई अजीब सा दरवाजा है या फिर कोई ट्रैप है। तभी अब उसे रियलाइज होता है कि यहाँ पर कोई उनके ऊपर हमला करने वाला है, इसे वो सभी को पीछे हटने के लिए कहता है। हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर एक अनडेड बीस्ट आ जाता है जो कि लेवल 40 का होता है। वो सीधा ही आकर सातो के ऊपर हमला कर देता है। सातो को अब उसे लड़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है। तभी उसे याद आता है कि पीछे तो एक ट्रैप था। वो अब उस बीस्ट को उठाकर पीछे ट्रैप पर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ की दीवार टूट जाती है और वो बीस्ट नीचे गिर जाता है। इस वजह से सभी लोग की जान बच जाती है और अब सभी लोग सातो की इस बात के लिए तारीफ करते हैं। और अब आगे आने के बाद वो लोग एक रूम में आते हैं जहाँ पर काफी सारे मकड़ियाँ के जाले होते हैं। उन जालों के अंदर कुछ लोग भी फंसे होते हैं। तब सातो और बाकी लोग मिलकर उन लोगों को वहाँ से बाहर निकालने लगते हैं। वहीं एक बंदा बाहर निकलने के बाद सातो से कहता है कि मैं काफी ज्यादा अमीर हूँ और एक बार हम लोग यहाँ से बाहर निकल जाएं तो मुझे बचाने के लिए मैं तुम लोग को एक रिवॉर्ड दूंगा। वहीं दूसरा बंदा होता है एक स्लेव ट्रेडर, वो भी सातो का शुक्र करता है उसे बचाने के लिए। तभी दूसरी तरफ हम लोग पोची को देखते हैं। वो जिस बंदे को बचा रही होती है वो बंदा नहीं चाहता है कि एक डेमी ह्यूमन उसे बचाए। वो पोची से उसका डैगर मांगता है। ये कहते हैं कि मैं अपने आप को खुद
खुद यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। वहीं पोची से मना कर देती है और कहती है कि मैं ये डैगर तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, ये डैगर मेरे मास्टर का है। वहीं ये सब देखकर सातो को याद आता है कि ये तो वही बंदा है जो मार्केट में उन डेमी ह्यूमंस को बिना बात पर सुनाने लगा था। सातो अब पोची को अपने पास बुलाता है। वहीं अब वो बंदा सातो की मदद मांगने लगता है तो सातो उसे कहता है कि मेरा मन नहीं है, तुम खुद ही यहाँ से निकल जाओ। ऐसा बोलकर वो पोची को लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब वो चिल्लाकर सातो को वापस बुलाने लगता है उसकी मदद करने के लिए। वहीं ये सुनकर वो अमीर वाला बंदा वहाँ पर आता है और उस बंदे से कहता है चुप हो जाओ, तुम्हारे चिल्लाने से यहाँ पर मॉन्स्टर्स आ जाएंगे, अगर तुम चुप नहीं होगे तो मैं अपने मैजिक का यूज करके तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। ये सुनकर अब वो बंदा चुप हो जाता है, जिसके बाद वो लोग आगे जाते हैं और अब उन लोगों को कुछ लोगों के लड़ने की आवाज सुनाई देती है। ये देखकर सातो सभी लोगों से कहता है कि तुम लोग पीछे से संभालना, वहीं हम लोग आगे जाएंगे। वो लोग अब आगे जाते हैं और देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स और सिटीजन तो स्लाइम से लड़ रहे हैं। सातो भी अब सभी को भेज देता है ये समझाकर कि आखिरकार उन लोगों को कैसे लड़ना है। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग उसी बंदे को देखते हैं जो कि काफी घमंड में होते हैं और कहते हैं कि मैं डेमी ह्यूमन से तो कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उस स्लाइम से लड़ने के लिए चला जाता है पर वो उसे हरा नहीं पाता है, बल्कि वो तो नीचे जमीन पर ही गिर जाता है। और अब ये देखकर स्लाइम अब उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, तभी वहाँ पर पोची आ जाती है और उस बंदे की जान बचा लेती है। वहीं अब लीसा भी जल्दी से पीछे आकर उस स्लाइम के कोर के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देती है, जिसके बाद अब वो सभी लोग मिलकर वहाँ पर जितनी भी स्लाइम्स होती है उन्हें हरा देते हैं और वहाँ के सभी लोगों को बचा लेते हैं। वहीं सातो आगे जाते हैं और अब वो देखता है कि एक स्लाइम तो जीना के ऊपर हमला कर रही है, तो अब सातो भी अब उस स्लाइम के ऊपर हमला करके जीना को बचा लेता है। जीना भी अब सातो को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब उसे गले लगा लेती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर ओरना भी होती है, वो वहाँ पर आकर अपनी पास का यूज करके सभी लोगों को हील कर देती है। जिसके बाद अब सोल्जर सब सामने वाले गेट को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गेट नहीं खुल रहा होता है। तभी सातो को एक अजीब सी वॉल दिखती है, तो अब उसे स्कैन करता है और अब उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक हिडन डोर है और ये वाला एरिया उसी जगह के ऊपर है जहाँ पर उन लोगों ने उस अनडेड बीस्ट को हराया था। तभी हम लोग देखते हैं कि सोल्जर्स को एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है। वो लोग जैसे उस ट्रेजर बॉक्स को ओपन करते हैं उसमें से वही एक आंख वाला डीमन बाहर आता है जिसने उन लोगों को इस लैबिरिंथ के अंदर कैद किया था। वो सोल्जर्स उसे लड़ने की कोशिश करते हैं पर अब उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं। तभी वो डीमन अपनी पावर को यूज करके सभी को हिप्नोटाइज कर देता है, जिसकी वजह से वो सोल्जर्स अपने आप में एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी वो अमीर बंदा वहाँ पर आकर अपने फायर मैजिक का यूज करके उस डीमन को जलाने की कोशिश करता है पर अब भी कुछ नहीं होता है। ये देखकर सातो को लगने लगता है कि वो डीमन कोई प्रोटेक्शन मैजिक का यूज कर रहा है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो भी लड़ने के लिए आगे जाएगा। जैसे वो अब आगे जाता है तभी अचानक से वही अनडेड बीस्ट वहाँ पर आ जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। सातो के पास भी अब एक प्लान है, वो अब उस बीस्ट को उसके ऊपर हमला करने देता है, जिसकी वजह से अब वो लोग पीछे वाली दीवार से टकराते हैं और वो दीवार टूट जाती है और वो लोग नीचे गिर जाते हैं। नीचे आकर सातो होली सोर्ड को बाहर निकाल देता है और अब वो उससे उस बीस्ट को काफी आराम से काट देता है। और वो ये चीज नोटिस करता है कि जैसे उसने इस स्वॉर्ड को बाहर निकाला था उसे थोड़ा डैमेज हो गया है, इसका मतलब उसे इस स्वॉर्ड को थोड़ा संभाल कर यूज करना होगा। तभी सातो वापस ऊपर आ जाता है और ताकि कोई उसे पहचान न सके वो वही मास्क और विग को पहन लेता है जो कि उसने उस दुकान से खरीदी थी। वो सभी सोल्जर से कहता है तुम लोग पीछे हट जाओ, मैं इसे देख लूंगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो उस डीमन के ऊपर एक पत्थर फेंक देता है और अब उसे वो काफी डैमेज कर देता है। इस वजह से वो डीमन काफी ज्यादा शौक रहता है कि एक इंसान उसे डैमेज करके हरा कैसे सकता है। उस डीमन को इस बात का काफी पछतावा होने लगता है, जिसके बाद अब वो एक समनिंग स्पेल का यूज करके अपने मास्टर को ही वहीं पर बुला लेता है और हम लोग को पता चलता है कि जो स्पेल से एक डीमन निकलता है वो डीमन किंग की तरह ही एक हाई रैंकिंग डीमन है और वो भी एक डीमन किंग ही है। जिसके बाद अब वो वहाँ पर आकर उस एक आंख वाले ही मोस्टर को ही खा लेता है, जिसकी वजह से वो और भी काफी ज्यादा पावरफुल होने लगता है और सभी लोगों से वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी पावर रिलीज होने की वजह से जीना और ना हवा में उड़ जाती है। ये देखकर सातो जल्दी से जाकर अब उन्हें पकड़कर सेफली पीछे ले आता है। वहीं दूसरी तरफ अब हम लोग उन डेमी ह्यूमंस को देखते हैं जो कि सेफली बाकी लोगों को भी पीछे लेकर आ रहे होते हैं। जिसके बाद सातो अपनी होली सोर्ड को बाहर निकालकर उस डीमन किंग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर अब वो नोटिस करता है कि वो डीमन किंग तो अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने लगा है। वैसे इसलिए करता है क्योंकि वो सातो को हीरो समझ रहा है और वो उससे पूरी पावर में लड़ना चाहता है। जिसके बाद वो सातो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसके ऊपर अटैक रेजिस्टेंस लगे हुए थे। तभी सातो नोटिस करता है कि वो होली सोर्ड को पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहा है। उसे याद आता है कि होली सोर्ड को सिर्फ हीरो यूज कर सकता है, जिससे होली सोर्ड एक्सेप्ट करेगी। तभी बाकी सभी लोग भी उस डीमन किंग के ऊपर अपने मैजिक से हमला करने लगते हैं, पर अब उसे कुछ भी नहीं होता है। ये देखकर वो डीमन किंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अब उनके ऊपर हमला करने वाला होता है। ये देखकर सातो जल्दी से अपने मैजिकल गन को बाहर निकाल देता है और अब उसके ऊपर शूट करके सभी लोग को बचा लेता है। सातो देखता है कि उस डीमन के ऊपर मैजिकल वेपन काम कर रहे हैं, इससे वो अपने एक मैजिकल स्पीयर को बाहर निकालता है और उससे उसके ऊपर फायर शॉट का हमला करता है। वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे उस डीमन को अच्छा खासा डैमेज होता है, पर फिर भी वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होता। वहीं वो अमीर वाला बंदा सातो के अटैक को देखकर कहता है कि ये तो हाईएस्ट लेवल मैजिक क्रिम्सन जेवलिन था। तो सातो ये सुनकर अपने मन में कहते हैं नहीं, ये तो बस स्टार्टिंग लेवल मैजिक फायर शॉट ही था। जिसके बाद वो आगे बढ़ के लगातार उस डीमन के ऊपर फायर शॉट से हमला करने लगता है। सातो रियलाइज करता है कि डीमन किंग को सिर्फ हीरो ही हरा सकता है। तो भले सातो के पास होली सोर्ड
रिकॉर्ड है वो इस डीमन किंग को जब तक नहीं हरा सकता है जब तक उसके पास हीरो का टाइटल नहीं है। तभी सातो अपना दिमाग लगाता है और वो हीरो के टाइटल की जगह गॉड किलर के टाइटल को यूज करके उस होली सोर्ड से उस डीमन किंग के ऊपर हमला कर देता है और अब उसे हरा देता है, जिसकी वजह से सातो को काफी सारे टाइटल्स भी मिल जाते हैं। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सभी लोग उस लाइब्रेरी से बाहर आ जाते हैं। सातो वहाँ पर अकेला खड़ा ही था, तभी अचानक से वो तीनों डैम ह्यूमंस उसके पास आने लगते हैं और उसे कहते हैं कि हम लोग आप ही को ढूंढ रहे थे। वो लोग सातो से कहने लगते हैं कि आप सेफ हो, हम लोगों ने देखा कि आपने डीमन किंग को हरा दिया। तभी वहाँ पर एक नाइट आ जाता है और सातो से पूछते हैं कि क्या तुम सातो हो, जिस पर सातो कहते हैं हाँ मेरा ही नाम सातो है, क्या हुआ। तब वो नाइट सातो से कहते हैं कि क्या ये तीनों डैम ह्यूमंस तुम्हारे स्लेव हैं। तो सातो कहते हैं नहीं, ऑफिशियली तो नहीं है। तब वो नाइट कहते हैं ठीक है, वैसे तुम्हें कोई ढूंढा था, चलो मेरे साथ। तो सातो ही मान जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर अब वो देखता है कि जो वो तीनों डैम ह्यूमंस है वो काफी दुखी खड़े थे। वो देखकर सातो अब उन तीनों से उसके साथ चलने के लिए कहता है। ये सुनकर वो तीनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो भी सातो के साथ चलने लगते हैं। वहीं पर सातो मन में डिसाइड करता है कि वो इन तीनों को अपने साथ आगे की जर्नी पर लेकर जाएगा। तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है और अब उन लोगों से माफी मांगता है उसके रूड बिहेवियर के लिए, जिसके बाद अब वो साथ में ही उनका शुक्रिया करता है उसके जान को बचाने के लिए। ऐसा बोलने के बाद वो बंदा वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर जीना आ जाती है और वो सातो को गले लगाकर कहती है कि वो काफी ज्यादा खुश है कि वो ठीक है। वहीं पर सातो भी उससे यही बात कहता है और अब हम लोग को पता चलता है कि सातो को तो हीरो का टाइटल मिल गया है। जिसके बाद वो स्लेव ट्रेडर के पास जाकर उन तीनों डैम ह्यूमंस को अपना स्लेव बनवा लेता है। इस बात से वो तीनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी स्लेव ट्रेडर सातो को और भी ज्यादा स्लेव्स के बारे में बताता है जो कि अभी तक बिके नहीं है। वो स्लेव अब बाहर आती है। उस स्लेव का नाम होता है लुलू। वो काफी ज्यादा क्यूट होती है पर वो काफी ज्यादा शर्मीली भी है। जिसके बाद अब दूसरी स्लेव बाहर आती है और वो अपना नाम एरिसा बताती है और वो सातो से कहती है कि मैं आपकी हूँ सातो समा। ये सुनकर सातो काफी शौक होता है कि आखिरकार इस एरिसा को उसका नाम कैसे पता। उसे उसके ऊपर थोड़ा शक होने लगता है और वो इसी चीज को टेस्ट करने के लिए लुलू के कान में कोई जापानीज शब्द कहता है पर उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता है, इसलिए वो रिप्लाई नहीं करती है। और अब जैसे ही सातो एरिसा के कान में कुछ कहता है वो रिप्लाई करती है और अपने वो बालों को जल्दी जल्दी झड़काने लगती है, क्योंकि हम लोग को पता चलता है कि सातो ने जापानीज में उससे कहा था कि तुम्हारे बालों में स्पाइडर है। सातो समझ जाता है कि एरिसा जापानीज समझ सकती है, जिसके बाद वो उन दोनों को खरीद लेता है और अब आगे चलने के बाद वो उन्हें उन डेमी ह्यूमन से इंट्रोड्यूस कराता है। एरिसा तो काफी जल्दी उनसे दोस्ती कर लेती है। ये देखकर सातो काफी रिलीफ फील करता है कि लुलू और एरिसा बाकी लोगों की तरह इन डेमी ह्यूमंस को हेट नहीं करते हैं। जिसके बाद अब वो लोग घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी सातो को पता लगता है कि सभी लोग तो भूखे हैं और अब वो लुलू और एरिसा से कहता है कि तुम लोग कैसा खाना खाया करते हो। जिस पर वो लोग कहते हैं कि वो लोग तो काफी सिंपल और सूखा खाना खाया करते थे, उन लोगों ने कभी भी अच्छा खाना नहीं खाया। ये सुनकर अब सातो उन सभी लोगों को अच्छा खाना खाने के लिए ले आता है। वो खाना सभी लोगों को काफी पसंद आता है। वो भर पेट खाना खाने लगते हैं। वहीं पर सातो अकेले शॉपिंग करने के लिए आ जाता है और अब वो सभी के लिए अच्छे कपड़े खरीदता है। रास्ते में अब उसे ग्रिल्ड चिकन मिलते हैं जो कि वो लीजा के लिए खरीदता है। लेकिन तभी एक गली में उसे कुछ डेमी ह्यूमंस दिखाई देते हैं जो कि काफी ज्यादा भूखे होते हैं। तो सातो अब उन लोगों की हालत देखकर उन्हें वो ग्रिल्ड चिकन दे देता है। जिसके बाद अब वो वापस अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें वो नए कपड़े दे देता है और सभी को वो कपड़े काफी ज्यादा पसंद आते हैं। जिसके बाद सातो उन सभी लोगों को अपने इन में ले आता है और मार्था की मॉम से पूछता है कि क्या कोई एक्स्ट्रा रूम है उसके साथियों के लिए, जिस पर मार्था की मॉम मना कर देती है और कहती है नहीं, सभी रूम्स तो फुल हैं। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ पर बैठे लोग तो काफी गुस्से से डेमी ह्यूमंस की तरफ देख रहे हैं। ये देखकर सातो मार्था से कहते हैं कि टामा और पोची को मेरे रूम में ले जाओ और बाकी हम सभी लोग बाहर कैंप लगाकर सो जाएंगे। तो अब एरिसा सातो को शांत होने के लिए कहती है और वो लोगों से उन्हें इस तरीके से देखने के लिए मना करती है। जिसके बाद अब वो अपनी स्किल का यूज करती है और अब उन लोगों से कहती है कि हमारी तरफ मत देखो। तो अब लोग भी उसकी बात मान जाते हैं और वो उनकी तरफ देखना बंद कर देते हैं। जिसके बाद वो मार्था से कोई एक्स्ट्रा स्टेबल के बारे में पूछती है तो बताती हाँ कि एक टेबल खाली है जिसका तुम लोग यूज कर सकते हो। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं सातो अब उन डेमी ह्यूमंस को उस टेबल में ले आता है। उसने उन लोग के लिए गद्दे बना दिए हैं जिस पर वो लोग आराम से सो सके। सातो अब उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशान करने आए तो जब तक जरूरत ना पड़े उन्हें जान से मत मारना, और अगर तुम्हें कोई भी हेल्प की जरूरत है तो बस चिल्ला देना, मैं तुम लोग की मदद करने आ जाऊंगा। वो लोग भी सातो की बात मान जाते हैं। जिसके बाद सातो अपने रूम में आता है जहाँ पर लुलू उसकी कपड़े उतारने में मदद करती है। तो सातो अब उसे मना कर देता है और कहते हैं नहीं, मैं अपना आप ही उतार लूंगा। ये सुनकर लुलू अब शर्मा कर पीछे हट जाती है। सातो अब रियलाइज करता है कि लुलू यहाँ पर अभी भी काफी ज्यादा नर्वस और अनकंफर्टेबल फील कर रही है। जिसके बाद अब सातो सोने के लिए जा ही रहा होता है। तभी लुलू और एरिसा उसके सामने बिना कपड़ों के आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम आपको सर्विस देने के लिए रेडी हैं। ये यहाँ पर वैसी वाली सर्विस देने की बात कर रहे हैं। वहीं पर सातो रियलाइज करता है हाँ, अरे इस वर्ल्ड में तो स्लेव्स को ऐसा ही काम करना पड़ता होगा।
तो साथ अब उन लोगों से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी सर्विस की जरूरत नहीं है, जल्दी से कपड़े पहन लो और सो जाओ, क्योंकि हम लोग को कल शॉपिंग पर भी जाना है। जो सामान तुम लोगों को खरीदना है तुम लोग खरीद सकते हो। ये सुनकर एरिसा थोड़ी सी डिसअपॉइंट लगती है। वहीं पर लुलू तो रोने लगती है। तो साथ अब उसके पास आकर उसके ऊपर कपड़े ढक देता है और उसे कहते हैं चिंता मत करो, तुम्हें अब आगे से वैसे वाले काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर लुलू काफी रिलीफ फील करती है और वो आराम से सो जाती है। वहीं पर सातों भी सो रहा होता है। तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि एरिसा तो उसे किस कर रही है। सातों वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। उसकी बॉडी अपने आप ही एरिसा की तरफ अजीब हरकतें करने के लिए खींची चली जाती है। वो जैसे तैसे करके अपने आप को कंट्रोल करता है और रियलाइज करता है कि एरिसा उसके ऊपर कोई साइकिक मैजिक का यूज कर रही है और उससे जबरदस्ती ये करा रही है। तो साथ अब उसे गले लगाकर उसे ऑर्डर देता है कि वो अब से कोई भी मैजिक और स्किल का यूज नहीं करेगी और अगर उसने इस समय पर कोई भी मैजिक को एक्टिवेट कर रखा है तो वो उसे ऑफ कर दे। ये एक ऑर्डर होता है तो एरिसा को उसकी बात माननी पड़ती है और वो अपनी साइकिक मैजिक को ऑफ कर देती है। साथ अब उसे कहते हैं कि यही स्किल को तुमने इनमें भी यूज किया था ना उन सभी लोगों के सामने, तो तुमने मेरे ऊपर इसका यूज क्यों किया। काफी पूछने के बाद वो बताती कि वो तो बस सातों को अपनी सर्विस देना चाहती थी, क्योंकि वो पहली नजर में ही सातों से प्यार करने लगी है और वो काफी डिसअपॉइंट हो गई थी जब सातों ने उसकी सर्विस लेने से मना कर दिया था तब। इसलिए एरिसा ने अपने मैजिक का यूज किया, क्योंकि एक स्लेव की ड्यूटी होती है अपने मास्टर को मर्जी दिलाने की और अपनी सर्विस उन्हें देने की। तो अब साथ उसके गाल पकड़ कर कहते हैं कि तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद अब वो अपना असली नाम बताती है। वो उसे बताती है कि उसका नाम टाचिबाना एरिसा है और वो उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही एक जापानीज पर्सन हूँ, पर मैं यहाँ पर रिइनकार्नेट होकर आई हूँ। मेरे पास मेरी पिछली लाइफ की सारी मेमोरीज है। वो सातों से कहती है कि आपको देखकर लगता है कि आप रिइनकार्नेटेड नहीं हुए हो, बल्कि हीरो के तौर पर इस वर्ल्ड में समन हुए हो। ये सुनकर सातों शॉक हो जाता है। एरिसा उसे कहती है कि आप दूसरे जापानीज पर्सन हो जिसको मैंने अपने जन्म के बाद इस वर्ल्ड में देखा है। पहले जापानीज पर्सन मैंने लुलू के ग्रेट ग्रैंडफादर को देखा था। सातों के पूछने पर एरिसा उसे समझाती है कि समन और रिइनकार्नेट में क्या डिफरेंस होता है। ये सुनकर सातों को याद आता है कि जब वो इस वर्ल्ड में आया था तो बस उसकी एज छोटी हो गई थी, ना कि उसका कोई भी अपीयरेंस चेंज हुआ था। इसका मतलब ना ही वो इस वर्ल्ड में समन्ड हुआ है ना ही रिइनकार्नेट हुआ है। ये सुनकर एरिसा उससे पूछती है कि क्या तुम जब इस वर्ल्ड में आए थे तो क्या तुम्हारा लेवल हाई था या फिर तुम्हारे पास इनफाइनाइट एमपी था। तो सातों ये सुनकर कहते नहीं, ऐसे तो कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी सातों को याद आता है कि स्टार्टिंग में उसके पास मीटियोर अटैक तो थे, तो वो क्या था। जिसके बाद वो एरिसा से पूछता है कि आखिरकार तुम स्लेव कैसे बनी। तो अब एरिसा अपनी कहानी बताती है। वो बताती है कि दरअसल वो एक प्रिंसेस हुआ करती थी। वो अपनी पास्ट लाइफ की नॉलेज को यूज करके अपनी कंट्री को अमीर बनाना चाहती थी, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया। शुरुआत में तो चीजें सही चली थी, लेकिन फिर बाद में खराब हो गई। वहाँ पर अब वॉर हो गया, जिसकी वजह से दूसरी कंट्री ने वहाँ पर कब्जा कर लिया। उन लोगों ने फिर पब्लिकली किंग और क्राउन प्रिंस को मार दिया और प्रिंस और बाकी सभी लोगों को स्लेव बनाकर कैद कर दिया। पर एक दिन एक डीमन ने उस कैसल के ऊपर हमला कर दिया और वहाँ पर तबाही मचा दी। इसी की वजह से लुलू और एरिसा को वहाँ से भागने का मौका मिल गया और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो लोग उसी स्लेव ट्रेडर से मिलते हैं जिसने उन लोगों को रख लिया था। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है और अब हम लोग को सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जीना सातों के रूम में उससे मिलने आती है। लेकिन जैसे वो अंदर आती है वो देखते हैं कि सातों तो लुलू और एरिसा के साथ अजीब कंडीशन में होता है। ये देखकर जीना काफी शौक होती है और वो सातों को ठरकी समझकर उससे काफी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तो अब सातों भी जल्दी से अपने कपड़े पहन लेता है और वो विंडो से नीचे जाकर उसके साथ रोमांटिक डांस करने लगता है। वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो भी कुछ तुमने देखा वो सब एक गलत फहमी है। वो तो बस उसके बेड पर ऐसे ही आ गई थी। उसने उन लोगों को अजीब हरकतें करने के लिए नहीं खरीदा है, बल्कि इसलिए खरीदा है जिससे कि वो लोग उसके डेली बिजनेस में मदद कर सके। तब जीना थोड़ी थोड़ी सातों की बात समझ जाती है। तभी सातों उसकी तारीफ करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम तो आज काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो, तुम्हारे कपड़े भी काफी अच्छे लग रहे हैं। अपनी तारीफ सुनकर जीना शर्मा जाती है और अब उस बात को भूल जाती है। तभी सातों से कहते हैं कि एक न्यू शॉल की दुकान खुली है, मैं तुम्हें शॉल दिलाना चाहता हूँ, क्या तुम चलोगी। तो अब जीना भी मान जाती है। जिसके बाद अब वो लोग साथ जाते हैं। तो अब सातों जाकर उसे एक शॉल दिला देते हैं और अब वो लोग वहाँ से वापिस आते हैं, जहाँ पर सातों को एरिसा मिलती है। वो एरिसा के सर पर हल्के से मारकर कहते हैं कि रात वाली गलती फिर से मत करना। और अब उसे कहते हैं कि जाओ सभी लोगों को यहाँ पर इकट्ठा करके लाओ। तो अब वो जाकर सभी लोगों को बुलाती है और अब सभी लोग वहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन लुलू नहीं आती है, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा सा फील नहीं कर रही है। तो सातों कहते हैं ठीक है और अब वो उन लोगों को कुछ पैसे देता है स्पेंड करने के लिए और उनसे कहते हैं कि तुम्हें जितने भी कपड़े खरीदने हैं, तुम्हें जो भी चीजों की जरूरत है, तुम लोग जाकर इसे खरीद लेना। वो उन लोगों से ये भी कहते हैं कि तुम लोग बिल्कुल चौकन्ने रहना। जिसके बाद अब एरिसा सातों से परमिशन मांगने लगती है कि क्या वो जरूरत के समय पर अपने मैजिक को यूज कर सकती है। तो सातों कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, तुम यूज कर सकती हो। और वो सभी लोग खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर जीना सातों से कहने लगती है कि ये लोग तो तुम्हारे साथ काफी कंफर्टेबल लग रहे हैं। तो सातों कहते हैं हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं सभी लोगों को स्लेव्स की तरह ट्रीट नहीं करता हूँ। जिसके बाद अब सातों जीना से उसके साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो अपने डेमी ह्यूमन से अपने स्लेव्स के लिए घर खरीद सके। जिसके बाद वो लोग एक और शॉप नाम की दुकान पर जाते हैं, जहाँ पर वहाँ पर एक लेडी होती है जिसका नाम होता है नाड़ी। सातों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो उसे सस्ता और अच्छे लोकेशन पर 3 घर के बारे में बताती है। वो लोग अब सबसे पहले घर को चेक करने के लिए जाते हैं। उन लोगों को पता चलता है कि इस घर के ओनर को क्राइम गिल्ड के एक मेंबर ने असैसिनेट कर दिया था।
ये घर सातो को पसंद नहीं आता है और अब वो लोग दूसरे घर पर जाते हैं। दूसरे घर के सामने गर्ल्स की वैसी वाली जगह होती है, वैसे वाले ये समझ जाओ, तो वो भी सातो को पसंद नहीं आता है और अब वो लोग थर्ड घर पर जाते हैं। इस घर के नीचे क्राइम गिल्ड का हाइड आउट था, इससे सातो को वो लोकेशन भी पसंद नहीं आती है और अब वो लोग वापिस से ऑफिस में आ जाते हैं। नाड़ी सातो से कहते हैं कि मैं तुम्हें शाम तक बता दूंगी, अगर मुझे तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई अच्छी जगह मिली तो अब सातो ही मान जाते हैं। जिसके बाद अब वो जीना के साथ मार्केट में आ जाता है, जहाँ पर उन लोग को एरिसा और बाकी सभी लोग भी मिलते हैं। उन लोगों ने अपने लिए काफी अच्छी अच्छी ड्रेसेस भी खरीद रखी है। जिसके बाद सातो एक स्टॉल से एजुकेशनल कार्ड खरीदता है, जिससे कि वो टामा और पोची को पढ़ना लिखना सिखा सके। वहीं पर हम लोग अब जीना को देखते हैं, जो कि सातो के साथ एक ज्वेलरी शॉप पर होती है। वहाँ पर उसे एक इयररिंग्स पसंद आते हैं। तब यहाँ पर टोमा और पाची आ जाते हैं, जो कि जीना को अपने साथ ले जाते हैं। ये कहते हैं कि हमें तुम्हें कुछ सिखाना है। जीना के आप जाने के बाद सातो उन इयररिंग्स को खरीद लेता है। जिसके बाद वो सभी लोग एक प्ले देखने के लिए आते हैं। वो प्ले काफी ज्यादा बोरिंग होता है, तो सभी लोग तो सोने ही लगते हैं। वहीं सातो अब हम लोग को इस प्ले की स्टोरी को समरी में बताता है। वो बताता है कि ये स्टोरी एक रियल इंसिडेंट पर बेस है। इस कहानी का मेन कैरेक्टर है एक कॉमन विजर्ड, जो कि एक प्रिंसेस से प्यार करता है। ये चीज मार्क्यूस, जो कि प्रिंसेस का फियोंसे है, उसे पसंद नहीं आती है और अब मार्क्यूस गुस्से में आके जैन की पूरी फैमिली को मरवा देता है। वहीं पर अब प्रिंसेस की एक अटेंडेंट ने जैन को ही मार दिया। इन सब से प्रिंसेस काफी दुखी हो जाती है और अब वो खुद की ही जान ले लेती है और अब जैन की बॉडी को खाई के नीचे फेंक दिया गया था। लेकिन क्योंकि जैन के अंदर अभी भी काफी सारे रिग्रेट्स और गुस्सा थे, उसकी बॉडी अब अनडेड से ही वापस आ जाती है, यानी रीएनिमेट होकर आ जाती है और अब वो एक एक करके मार्क्यूस के सभी फैमिली मेंबर्स और लोगों को मारने लगता है। वह मार्क्यूस को ही मारकर अपना बदला पूरा करने वाला होता है। तभी अचानक से एक होली नाइट उसके पीछे से आकर उसे मार देता है, जिसकी वजह से वो अपना बदला पूरा नहीं कर पाता है और हम लोग को पता लगता है कि थोड़े समय बाद मार्क्यूस को एक कर्स हो गया था, जिसके चलते वो अपने आप ही मर गया और प्ले यहीं पर खत्म हो जाता है। सातो बाहर घूम ही रहा होता है, तभी उसे एक लेडी मिलती है। उससे बात करने पर उसे पता चलता है कि प्ले की जो स्टोरी और एंडिंग है उसे चेंज कर दिया गया है किसी रीजन की वजह से। असलियत में तो कुछ और ही हुआ था। लेडी अब उसे असली स्टोरी बताने लगती है, पर सातो को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। वो इस बात पर गौर ही नहीं करता है कि आखिरकार असली स्टोरी थी क्या। वहीं पर अब दूसरी तरफ हम लोग जीना और एरिसा को देखते हैं, जो कि प्ले के बारे में ही बात कर रहे थे। जीना काफी ज्यादा दुखी थी ये सुनकर कि जैन के मरने के बाद प्रिंसेस ने अपने आप को ही मार लिया। तो अब एरिसा को उसकी बात ये बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो उसे काफी रूड तरीके से कहती है कि अगर तुम्हारे साथ ये होता तो तुम क्या करती, क्या तुम दूसरी शादी कर लेती, ये कैसा प्यार हुआ। वो उसे कहने लगती है कि अगर तुम ऐसा ही एटीट्यूड रखोगी तो तुम जिसे लाइक करती हो वो तुमसे दूर चले जाएगा। ये सब सुनने के बाद जीना को काफी ज्यादा बुरा लगता है। तभी सातो वहाँ पर आकर एरिसा के सर पर मारता है और उसे चुप होने के लिए कहता है और कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा रूड हो रही हो, जीना से माफी मांगो। तो अब एरिसा जीना से माफी मांगती है, तो जीना भी उसे माफ कर देती है। जिसके बाद सातो लीजा से सभी के लिए मीट स्क्वेयर लाने के लिए कहता है। तो अब टामा और पाची और एरिसा भी उसके साथ चले जाते हैं। वो सभी लोग अब मीट स्क्वेयर लेने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर अब सातो और जीना टाउन में वापस आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि जीना के दोस्त होते हैं वहाँ पर और वो काफी घायल होते हैं। उन्हें देखकर जीना उनसे कहती है कि तुम लोग की ये हालत कैसी है। जिस पर वो लोग बताते हैं कि उन लोगों ने फैंग एंड से लड़ाई करी है, जिसकी वजह से उनकी ऐसी हालत हो गई और ये सब एक रेड मैन की वजह से हुआ है, जिसने रेड हेलमेट पहना था। उसी की वजह से सभी एंड्स उनकी तरफ अट्रैक्ट हुई थी। इसकी वजह से उन लोगों को उन एंड से लड़ना पड़ा। जिसके बाद अब जीना अपने हीलिंग मैजिक का यूज करके उन सभी को हील करने लगती है। तभी अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सातो और सभी लोग वहाँ पर जाकर देखते हैं तो पता चलता है कि टामा और पोची ने एक काफी बड़े एंट को हरा दिया है। वो लोग बताते हैं कि ये एंट उनके ऊपर हमला गए थे, इसलिए उन लोगों ने इसे मार दिया। जिसके बाद सातो अपने मैप को ओपन करता है और उसे पता चलता है कि काफी सारी और भी एंट्स उन्हीं की तरफ आ रही है, यानी टाउन के अंदर आने वाली है। ये देखते ही सातो जल्दी से टामा, पोची और लीजा सभी लोग को तैयार होने के लिए कहते हैं लड़ने के लिए। तभी टाउन की अलर्ट बेल बजने लगती है और अब हम लोग देखते हैं कि जो एंट्स है वो टाउन के अंदर आने लगी है। सातो चेक करता है कि जो ये एंट्स है इन सभी लोग का लेवल सिर्फ 3 ही है। तभी सातो देखता है कि जैसे वो एंट्स अंदर आ रही होती है वो एक बैरियर से टकराकर मर रही होती है। ये देखकर एरिसा सातो को बताती है कि ये सब उसका कमाल है, उसने टाउन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा दिया है, जिसकी वजह से एंट्स अंदर आते ही मर जाएंगी। लेकिन अभी भी हम लोग देखते हैं कि कुछ एंट अंदर आ जाती है। ये देखकर सातो जल्दी से अब सभी से कहता है कि लड़ने के लिए तैयार हो जाओ और अब हम लोग देखते हैं कि वो सभी लोग ही मिलकर उन एंट से लड़ने लगते हैं और टाउन को बचाने लगते हैं। तभी सातो नोटिस करते हैं कि कुछ एंट्स तो नाड़ी के ऑफिस में भी घुस गए हैं और अब वो जल्दी से अंदर जाकर उन सभी एंट्स को मार देता है और अब वो देखता है कि नाड़ी तो स्टेयर्स के नीचे फंसी हुई है और वो ऊपर भी नहीं आ सकती है, क्योंकि वहाँ पर ऊपर आने के रास्ते पर एंट के पॉइजन लगे हुए थे। सातो अब सोचने लगता है कि वो क्या करें। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं वहाँ पर नाड़ी का मैनेजर आ जाता है, जो कि अपनी पावर्स को यूज करके काफी इजीली से नाड़ी को वहाँ से बाहर निकाल लेता है। नाड़ी और सातो और मैनेजर दोनों को किस करके उनका शुक्रिया करती है उसे बचाने के लिए। जिसके बाद अब नाड़ी सातो
को अपना मैनेजर का इंट्रोडक्शन देती है। सातो ये सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है कि वो मैनेजर तो एक एल्फ है और दरअसल वो एक फॉरेस्ट स्पिरिट भी है। सातो उन लोगों से बातचीत करने के बाद अब बाहर आ जाता है और वो देखता है कि सभी लोगों ने उन एंड्स को हरा दिया है और अब वो लोग इस बैटल को जीत गए हैं। वहीं पर जीना भी सातो से कहती है कि मुझे ड्यूटी पे जाना पड़ेगा। तो सातो ये मान जाता है और वो उसे कहते हैं ठीक है, अपना ख्याल रखना। तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक नाइट आता है जो कि अपने साथ लीजा को लेकर आता है और वो सातो से कहते हैं कि क्या तुम इस लड़की के मास्टर हो? तो सातो कहते हैं हाँ। तब वो सातो से कहते हैं कि लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें सारे इन कोर को हमें देना होगा, यानी सिटी गवर्नमेंट को। सातो को भी अब पता लग जाता है कि वो नाइट तो बस इस कोर को अपने लिए चाहता है। सातो भी उसके प्लान को समझ जाता है और अब उसके सारे प्लान को उसी के सामने रख देता है। ये देखकर वो नाइट कहते हैं ठीक है, तुम इन कोर को अपने साथ रख लो। जिसके बाद अब सातो अपने इन में वापस आता है और अब वो सभी लोग के साथ खाना खाता है। सभी लोग अब भरपेट खाना खा रहे होते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा थक गए थे उन एंड से लड़ने के बाद। तभी सातो नोटिस करता है कि लुलू की जो तबीयत होती है वो अभी भी खराब होती है, इसलिए वो बाहर आ जाता है लुलू के लिए अब मेडिसिन खरीदने के लिए। वो अब आगे चल ही रहा होता है तभी अचानक से एक शैडो आउल का पंख उसके पास आकर गिरता है। वो अब उसे अपने पास रख लेता है, ये सोचते हुए कि टामा और पौची इसके साथ खेल लेंगे। तभी वो एक गली में देखता है कि कुछ शैडो मॉन्स्टर तो एक बंदे के ऊपर हमला कर रहे हैं और वो काफी घायल कर चुके हैं। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर सातो को भी देख लेते हैं और वो उसके ऊपर हमला करने आ जाते हैं। तब सातो भी उनके अटैक को डॉज करता हुआ अपनी मैजिकल गन को बाहर निकालकर उन सभी लोगों को खत्म कर देता है, वो भी काफी आराम से। जिसके बाद अब सातो उस बंदे के पास जाता है और उसे पता चलता है कि ये तो वही रेडमैन है जिसके बारे में जीना के दोस्त बता रहे थे, जिसने रेड हेलमेट पहना हुआ था। वो अब सातो से कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर तक जिंदा रहूंगा, इसलिए प्लीज मेरे लिए इस प्रिंसेस का ख्याल रखना। ऐसा बोलने के बाद अब वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो अब सातो भी अपने मैजिक को यूज करके उसे थोड़ा बहुत हील कर देता है। जिसके बाद उन लोगों को लेकर और शॉप की दुकान पर आता है और देखता है कि नाड़ी और मैनेजर तो सो रहे हैं। इसे वो चुपचाप से लॉक पिक बनाता है अपने मैजिक से और अब दरवाजे को वो खोल लेता है और अब वो रेडमैन और प्रिंसेस को वहाँ पर ले आता है। तभी थोड़ी सी आवाज हो जाती है जिसकी वजह से नाड़ी और मैनेजर उठकर वहाँ पर आ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर तो सातो होता है। वो उसे पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सातो उन लोग को सारी बात बताता है और कहता है कि ये रेडमैन मैनेजर को जानता है। मैनेजर देखता है कि वो रेडमैन काफी ज्यादा घायल होता है तो वो अपने मैजिक से उसे हील करने लगता है और कहते हैं नहीं, मैं इसे कभी भी नहीं मिला हूँ। तभी नाड़ी उस रेडमैन के रेड हेलमेट को देखकर कहती है कि तो वही फेमस रेडमैन नाइट है रेड मास्क से। जिसके बाद सातो उन लोग को प्रिंसेस को दिखाकर कहते हैं कि मुझे ये भी मिली है। वहीं पर नाड़ी प्रिंसेस को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाती है और कहती है कि ये तो एल्फ है। वहीं पर मैनेजर भी प्रिंसेस को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है कि ये तो प्रिंसेस मिया है। तभी हम लोग देखते हैं कि मिया की आंख खुल जाती है और वो सातो को देखकर कहती है खूबसूरत, और ऐसा बोलने के बाद वो वापिस से सो जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि उस रेडमैन की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगती है। ये देखकर नाड़ी एक प्रीस्ट को बुलाने जाती है जो कि उस रेडमैन का इलाज कर सके। वह वहाँ से जा रही होती है तभी सातो से कहता है कि इतनी रात में अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वो अब उसी के साथ चला जाता है। और अब सुबह हो जाती है। सातो एरिसा के पास आकर अब उसे सारी बात बताता है कि रात में क्या हुआ। उनकी बातें सुनकर अब लुलू जाग जाती है। उसकी तबीयत पहले से ठीक है तो सातो अब उसे दवाई दे देता है जो कि वो उसके लिए लेकर आए हैं, जिससे कि लुलू पूरी तरीके से ठीक हो जाए। सातो अब और जॉब पर वापस आता है जहाँ पर अब वो नाड़ी से पूछते हैं कि वो लोग अब कैसे हैं। तो नाड़ी बताती है कि वो लोग ठीक है, बस मिया अब थोड़ी रेस्ट कर रही है। उसका एमपी काफी ज्यादा कम है। मैनेजर ने काफी सारे मैजिक का यूज किया उसके एमपी को रिकवर करने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। नाड़ी जिसके बाद सातो को बताती है कि मिया को ठीक करने का एक तरीका है, लेकिन उसके लिए हम लोग को मिया को वैली ऑफ ड्रैगन में लेके जाना होगा। ये सुनकर सातो को याद आता है कि वो वैली ऑफ ड्रैगन में जा चुका है। तभी अचानक से सातो को कुछ आवाज आती है और वो मिया के स्टेटस को चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो अब जाग गई है। तब सातो और नाड़ी मिया के पास जाते हैं और अब वो उससे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। सातो को अब यही पता चलता है कि जो मिया है वो स्पिरिट को देख सकती है क्योंकि उसके पास स्पिरिट साइट है। जिसके बाद अब मिया को भूख लगने लग जाती है तो नाड़ी अब उसके लिए खाना लेने के लिए चली जाती है। वहीं पर अब सातो वहीं पर रुकता है और मिया से पूछता है कि स्पिरिट्स कैसी होती हैं। तो मिया उसे बताती है कि जो स्पिरिट्स होती है वो काफी ज्यादा फ्लफी और स्पार्कली होती है। ये सुनने के बाद सातो को समझ आता है कि मिया ज्यादा बात करने वालों में से नहीं है। वो उससे और थोड़ी बात करने के बाद उसी की लैंग्वेज को सीख जाता है। तभी हम लोग देखते हैं नाड़ी वहाँ पर मिया के लिए खाना लेकर आ जाती है। मिया भी खाना खा लेती है और वो काफी थकी लग रही होती है तो सातो अब वहाँ से जाने लगता है। तभी मिया उसे पकड़ लेती है और उसे वहीं पर रुकने के लिए कहती है। सातो अब उसे मना नहीं कर पाता है, इसलिए उसे अब थोड़ी देर वहीं पर रुकना पड़ता है। और अब थोड़ी देर बाद सातो वहाँ से चला जाता है और अब अपने इन में आ जाता है। वह वहाँ पर देखता है कि सभी लोग तो एजुकेशनल कार्ड से खेल रहे हैं। सातो ये सब देखकर उनके पास जाकर उनके साथ वही खेलने लगता है। तभी हम लोग को टामा और पोची के बारे में पता चलता है कि वो इनके काम कराने में भी मदद करते हैं। ये सुनने के बाद सातो उनकी तारीफ करता है। जिसके बाद वो लोग उन सभी को मिया के बारे में बताते हैं कि वही प्रिंसेस है और एक रेडमैन उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। ये सब सुनने के बाद वो लोग कहने लगते हैं कि हमें भी प्रिंसेस से मिलना है। तो सातो भी उन लोगों की बात मान जाता है और कहते हैं ठीक है, सबसे पहले अपना लंच पूरा कर लो, उसके बाद हम लोग चलेंगे। जिसके बाद अब वो लोग अपना लंच पूरा करने के बाद मिया के पास आ जाते हैं। सभी लोग अब मिया को अपना इंट्रोडक्शन
देने लगते हैं। वहीं पर मिया तो काफी नर्वस लग रही होती है। वो जैसे तैसे करके अब उन लोग को अपना नाम बताती है। ये सुनने के बाद सभी लोग उसे कहने लगते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा क्यूट हो। और अब इसी तरीके से वो लोग मिया से बात करने लगते हैं। वहीं पर सातों को एक काम याद आता है। वो कहते हैं कि मुझे नीचे जाना है। वह वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी मिया उसे वापिस से पकड़ लेती है। तो सातव उसे कहते हैं नहीं, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। सातव सोचने लगता है कि आखिरकार मिया उससे इतनी ज्यादा अटैच कैसे हो गई है। जिसके बाद सातव नीचे नाड़ी के पास आता है। वहीं नाड़ी उसे कहती है कि तुम तो एक मर्चेंट हो, तो क्या तुम्हारे पास कोई कार्ड नहीं है। तो सातव कहते हैं नहीं, अभी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास थी, लेकिन मीटियोर्स की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गई। ये सुनकर नाड़ी कहती है अगर ऐसी बात है तो क्या मैं तुम्हें एक ड्रोन कार्ड रेकमेंड करूं? मैं एक मर्चेंट को जानती हूँ जो कि रिटायर होने वाला है और वो अपनी कार्ड को बेचने की सोच रहा है। क्या तुम उसे लेना चाहोगे? तो सातव कहते हैं मैं लेना तो चाहूंगा, लेकिन मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है एक कार्ड को ड्राइव करने का। ये सुनकर अब लुलु सातव से कहती है कि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कार्ड को ड्राइव करने का। ये सुनने के बाद सातव कहते हैं ऐसी बात है तो तुम मुझे कार चलाना सिखा सकती हो। जिसके बाद वो नाड़ी से कहते हैं ठीक है, मैं उस कार्ड को खरीदूंगा। ये सुनकर नाड़ी काफी शौक होती है और कहती है कि तुमने तो अपने डिसीजन को जल्दी ही ले लिया, क्या तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि वो कितने पैसे में आएगा? तो सातव उसे पैसे भर के एक पोटली दे देता है और कहता है कि मैं इतने पैसे दे सकता हूँ और इसमें से जितने पैसे बचेंगे तुम उसे कमीशन के तौर पर रख लेना। तो ये सुनकर अब नाड़ी खुश हो जाती है और अब उन पैसों को ले लेती है। और अब अगले सीन में सातव और उसके साथ ही एक खुले से जगह पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग काफी सारे सामान को इकट्ठा करने के बाद अब वहीं पर कैंपिंग करने लगते हैं। तभी वहीं पर टाम और पोची डर जाते हैं कि जो कुकर है आखिरकार वो सीटी क्यों मार रहा है। तो अब ऐसा उन दोनों को उसके पीछे का साइंस बताती है कि जब पानी अंदर गर्म होता है वो भाप बन के बाहर आता है और ऊपर आकर उस लीड को उठाता है, जिसकी वजह से इसमें से विसल की आवाज आती है। वो उन लोगों को इतना अच्छे से समझाती है कि उन लोगों को समझ आता है और अब वो एलिसा की तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम तो काफी अमेजिंग हो। और वो लोग वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर वही डेमी ह्यूमंस आ जाते हैं जिनको सातों ने एक बार गली में खाना दिया था। वो सिखाने का शुक्रिया करने के लिए सातों के लिए नट्स और बेरीज लेकर आए हैं। सातव सोचने लगता है कि मुझे तो इतने खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इन लोगों को मुझसे ज्यादा खाने की जरूरत है। सातव उन लोगों से कहता है कि मैं एक शर्त पर तुम्हारी गिफ्ट को रखूंगा, अगर तुम लोग इन बचे मीट को रखोगे तो ये काफी टेस्टी है, तो इन्हें जरूर खाना। ये सुनने के बाद वो सभी डेमी ह्यूमंस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और अब हम लोग देखते हैं उन लोग को उनकी कार्ड मिल जाती है। वहीं पर नाड़ी सातों को उस कार्ड के पेपर वर्क दे देती है और कहती है कि अब से इस कार्ड के ओनर तुम हो। तभी एलिसा एक आईडी देती है। वो कहती है क्यों ना हम लोग इस कार्ड का यूज करके मिया को घर पहुंचा दे। ये सुनकर सातों से पूछता है लेकिन मिया का घर कहाँ पर है? तो नाड़ी उसे बताती है कि मिया का घर एल्फ विलेज में है, जो कि शिगा किंगडम के साउथ ईस्ट में है। तो सातों कहते हैं ठीक है, इसके बारे में हम लोग मैनेजर से बात करेंगे। जिसके बाद वो लुलु से कहते हैं जब तक मैनेजर वापस नहीं आ देते तब तक मुझे तुम इस कार्ड को ड्राइव करना सिखा दो। तब लुलु भी मान जाती है और वो लोग कार्ड को चलाकर थोड़ी दूर आ जाते हैं। वहीं पर सातों लुलु से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुलु काफी ज्यादा नर्वस होती है। वो सातों से अच्छे से बात ही नहीं कर पा रही होती है। सातों से कहने लगता है कि तुम्हें नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम टामा और पोची की तरह रिलैक्स हो सकती हो। लेकिन अब फिर भी लुलु नहीं मानती और कहती है नहीं, मैं एक स्लेव हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जैसे सातों उससे एलिसा के बारे में पूछता है वो काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाती है और अब वो सातों से अच्छे तरीके से बात करने लगती है एलिसा के बारे में। वो लोग अब आगे चली रहे होते हैं। तभी सातों नोटिस करते हैं कि वहाँ तो बिजली कड़कने लगी है, यानी कि बारिश आने वाली है। ये देखकर सातों लुलु से कहते हैं मुझे लगता है कि वेदर खराब होने वाला है, इसलिए क्या तुम जल्दी से मुझे सिखा सकती हो इस कार्ड को यूज करना? तब लुलु मान जाती है और अब वो सातों को उस कार्ड का स्टेप पकड़ा देती है। जिसके बाद अब सातों को दिखाया जाता है जो कि उस कार्ड को काफी अच्छे तरीके से ड्राइव कर रहा है। वो कार्ड को इतने अच्छे से चला रहा होता है कि काफी जल्द ही उसकी जो कार्ड चलाने वाली स्किल है वो मैक्स की हो जाती है। तभी सातों को लगने लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कार्ड को, जो कि सातों की कार्ड की साइड में से ही जाती है। सातों अब एक पेड़ की डाली पर देखता है कि वहाँ पर एक आउल बैठा होता है। उस आउल का नाम शैडो आउल था। वो आउल सातों को ही देख रहा होता है, लेकिन जैसे अब सातों से गौर से देखता है वो आउल उड़कर पीछे जाने वाली कार्ड के ऊपर बैठकर वहाँ से चला जाता है। सातों अब थोड़ा सा कंफ्यूज लगता है, लेकिन वो अब उस आउल को इग्नोर कर देता है और अब वो लोग वापिस से इनमें आ जाते हैं। वहाँ पर आते ही टामा और पोची सातों को गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि हम लोग आप ही का वेट कर रहे थे, आपका वेलकम है। तभी यहाँ पर मिया आ जाती है। सातों से कहते हैं कि तुम बाहर क्यों आ गई, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है? जिस पर वो कहती हाँ, मैंने पोशन का यूज किया, उन पोशन का मेरे ऊपर काफी अच्छा इफेक्ट हुआ और मैं पहले से बेहतर फील कर रही हूँ। जिसके बाद अब एलिसा कहती है कि क्यों ना अब जबकि मिया ठीक हो गई है हम लोग चलकर खाना खाते हैं। सातों को भी ये आइडिया काफी पसंद आता है और वो मिया से कहते हैं कि तुम क्या खाना चाहती हो? जिस पर मिया कहती है कि मुझे हनी बंस खाने हैं। ये सुनकर सातों थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसे पूछता है हनी बंस ही क्यों? तो अब एलिसा से बताती है मुझे लगता है कि मिया को उनमें इंटरेस्ट इसलिए आ गया क्योंकि पोची और टामा उसी के बारे में बात कर रहे थे इसके सामने, इसलिए शायद से ये भी हनी बंस ट्राई करना चाहती है। वहीं पर अब टामा और पोची कहने लगते हैं हनी बंस सही में काफी ज्यादा डिलीशियस होते हैं,
हमें उन्हें वापस खाना है। तो सातो भी अब उन लोगों की बात मान जाता है और कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो लीजा और लुलू को भेज देता है सभी के लिए हनी बंस लाने के लिए। जिसके बाद अब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी सातो को वापिस ये लगने लगता है कि कोई उसे देख रहा है। वो अब ऊपर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वही शैडो आउल एक घर के ऊपर बैठा हुआ है और वो उसे ही देख रहा है। सातो जैसे इस आउल के बारे में थोड़ा सा सोचता है वो आउल अब वहाँ से उड़ जाता है। जिसके बाद अब सातो और जॉब पर आता है मैनेजर से मिलने के लिए। लेकिन तभी नाड़ी उसे बताती है कि मैनेजर तो मीजी से बात करने गए हैं। ये सुनकर सातो कंफ्यूज हो जाता है और सोचता है कि ये मीजे कौन है। जिसके बाद अब वो भी मैनेजर के पास जाता है और अब उसे पता चलता है कि जो वो रैटमैन था उसी का नाम मीजे है। जिसके बाद अब सातो ही वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और अब वो मीजे से सारी बात पूछता है कि आखिरकार मिया के साथ हुआ क्या था। मीजे बताता है कि मिया को एल्फिले से विजर्ड्स ने किडनैप कर लिया था और उसे बंदी बनाकर रख दिया गया था एक जगह पर। उस जगह का नाम था क्रेडल। लेकिन जैसे तैसे करके वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गई और वो रेड मास्क से टकरा गई। यानी कि जब वो भाग रही थी तो वो उन्हीं रैटमैन से मिली। मीजे मिया को लेकर सेरियो सिटी में आ गया इस होप में कि वो लोग मैनेजर से मिल लेंगे। मीजे अब यही बताते कि जो टाउन के ऊपर फ्लाइंग एयर से हमला किया था वो उन विजर्ड्स के ही भेजे गए थे टाउन के ऊपर और मिया के ऊपर हमला करने के लिए। वहीं अब सातो कहता है कि अभी भी किसी को ये बात नहीं पता है कि आखिरकार मिया को किडनैप किस लिए किया गया था। सातो को लगता है कि मैनेजर को थोड़ा सा तो आइडिया है कि आखिरकार मिया को किडनैप किस लिए किया गया था। लेकिन वो इस बात को सातो के साथ शेयर नहीं कर रहा है कि मिया को क्यों किडनैप किया गया था। लेकिन वो इसके बारे में सातो को नहीं बताता है। तो सातो डिसाइड करता है कि वो मैनेजर से इसके बारे में नहीं पूछेगा। तभी उसे याद आता है कि उसे तो मैनेजर से पूछना था कि क्या वो अपने कार्ड पर ही मिया को उसके घर पर छोड़ सकता है। वो मैनेजर से इसी बारे में पूछने वाला होता है तभी अचानक से नीचे से काफी तेज चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग भी अब घबरा जाते हैं और वो लोग जल्दी से नीचे जाते हैं। सातो अपने मैप को ओपन करता है और उसे पता लगता है कि यहाँ पर तो कोई भी एनिमी नहीं है। लेकिन तभी अचानक से बिजली कड़कने की आवाज आती है और सभी लोग डर के सातो को गले लगा लेते हैं। और सातो को समझ आता है कि सभी लोग इसे चला रहे थे क्योंकि उन लोगों को बिजली की आवाज से डर लग रहा था। वहीं पर अब टामा और पोची बताने लगता है कि उन्हें बिजली से काफी ज्यादा डर लगता है क्योंकि वो पेड़ तक को काट सकते हैं और तो वो काफी ज्यादा चमकीली और डरावनी होती है। वहीं पर अब मिया भी सातो को कहने लगती है कि लाइटनिंग काफी खतरनाक होती है। आजी ने मुझे बताया था कि लाइटनिंग के सामने तो ड्रैगन्स भी नहीं टिकते हैं। ये सुनकर सातो सोचने लगता है कि ये आजी कौन है। तभी अचानक से वो टामा की तरफ देखता है। टामा सामने की तरफ देख रही होती है और काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रही होती है। तो अब सातो भी सामने की तरफ देखता है और अब उसे वही आउल दिखता है जो कि उसे पहले भी दिखा था। तभी अचानक से वापस से बिजली चमकती है और अब वो आउल अब अचानक से एक ईवल विजार्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो कि अपनी चमकीली डरावनी आंखों से सातो को घूरने लगता है। वहीं पर अब सातो और बाकी सभी लोग भी उसे ऐसा देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। और अब यहीं पर हो जाता है हमारी कहानी का पार्ट 1 खत्म। अगर आप लोग को ये वाला पार्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो के ऊपर भर भर के लाइक कर देना। अगर इसका अगला पार्ट जल्दी चाहिए तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो और कमेंट भी कर देना इस वीडियो के नीचे। और थैंक यू 2,50,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। ये उसी की खुशी में तुम सभी लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो है। उम्मीद है तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ तुम लोगों से अगले एपिसोड में। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।